था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं था। दैट इज द नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एंड अकाउंटेंसी। तीन चीज के ऊपर है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एंड अकाउंटेंसी। अभी अकाउंटेंसी का क्या लिखते हैं? अकाउंटेंसी एंड बिजनेस का ऑलमोस्ट पॉइंट सेम है, आपके बुक में भी गिवन नहीं है, तो आपको अकाउंटेंसी आए या फिर बिजनेस आए या कॉमर्स आए, पूरा आंसर लिख देना है। ये पूरा आंसर लिख देना है, ठीक है? ये पूरा आंसर लिख दोगे तो ये 2-3 क्वेश्चंस का आंसर्स बन जाएंगे। अभी देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग करना है विथ all goods and services produced are to be made available by those who need them. That means बोला गया है कॉमर्स इज रिलेटेड टू ट्रेड, ठीक है? हमारा जितना भी, मुझसे बेटर आप लोग जानते होंगे बिकॉज मैं कॉमर्स को ओरिएंटेड तो होने में मुझे इतना पता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमर्स में यहाँ पे जो मेंशन किया गया है दैट इज रिलेटेड टू गुड्स। तो गुड्स एंड जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं। सो जितना भी कॉमर्स में है तो हम यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल्स होंगे, गुड्स होंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे। एंड उसके साथ नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है। जस्ट लाइक समबडी नीड्स टू प्रोड्यूस ब्रेड, तो ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए एक कन्वीनियंट लोकेशन चाहिए, एक टाइम पीरियड चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, मशीन्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। दैट मीन्स कॉमर्स मीन्स ऐसा नहीं है जो ओनली हमें इनकम मिल जाएगा या ग्रोथ मिल जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाएगा। कॉमर्स इन द सेंस इट इज रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स टू। जैसे ये मशीन्स नीड करता है तो इंस्ट्रूमेंट हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स भी जुड़ गया यहाँ पे। एक लोकेशन चाहिए तो जियोग्राफिकल पॉइंट जुड़ गया यहाँ पे। मैन, ह्यूमंस मतलब हमें क्या चाहिए? लोग भी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स चाहिए जो सर्विस कर सके, तो ये भी हमें चाहिए। तो लोकवल हम जिससे बोलते हैं, और मैन पावर भी नीड हो गया। तो ऑल टुगेदर मिलके बनता है कॉमर्स। कॉमर्स इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और वेरियस टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शंस है। दिस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे क्या ब्रेड के ओरिएंटेड बोला गया, एक ब्रेड मेकर्स अगर बनना चाहते हो, जैसे कि आप बिजनेस, आप बोलोगे मैं बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस के लिए एडिशनल बहुत सारी चीजें होते हैं जहाँ पे आपको करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट वन इज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन somebody produces a bread he has to make it available at convenient location at right time। सही टाइम पे होना भी चाहिए, सही टाइम भी चाहिए, और सही टाइम में लोकेशन भी होना चाहिए, पहुंचाना भी पड़ेगा, सब कुछ है। दिस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बना लिए हो, बेचना है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट को जानना भी पड़ेगा, प्रोडक्ट को बताना भी पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर हो लोग, तब तो जाके वो इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। एंड प्रोडक्ट को आप बना चुके हो, बहुत ह्यूज अमाउंट का प्रोडक्ट आपने बना लिया, बट उसको स्टोर भी करना पड़ेगा राइट प्लेसेस में, उसको अरेंज करने पड़ेंगे, उसको उसके जो रिटेलिंग प्राइसेस रहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है, सब पे ध्यान देना पड़ेगा, पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑल टुगेदर इतने सारे एक्टिविटीज मिलके बनते हैं आपका कॉमर्स। आपका कॉमर्स बन गया। सो इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये क्या कहता है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस इट एंड कंज्यूमर हु कंज्यूम इट। तो जो कंज्यूम करता है, जैसे आप ब्रेड बना रहे हो तो मैं उसको बाय करूंगी, तो मैं कंज्यूमर, आप प्रोड्यूसर। तो ये हो गया ऐसा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज परचेस एंड सेलिंग। परचेस एंड सेलिंग मतलब हम लोग खरीदना, मतलब बेचना, दोनों का ही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। सो ये सारा गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड हो गया। इन फैक्ट परफॉर्म्स ऑल फंक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। ये सारी चीज़ें क्यों करने को पड़ते हैं? जैसे कि हम एक कस्टमर को, सपोज आप सेल्समैन हैं या फिर आप सेलर हैं या फिर डीलर हैं बोल सकते हो, तो आप डील कर रहे हो ये सारे एक्टिविटीज़ के साथ, क्योंकि आपको कस्टमर तक इजीली पहुंचाना है चीज़ों को। जस्ट लाइक मुझे ब्रेड पहुंचाना है कस्टमर्स तक, तो ये इजीली पहुंचाने के लिए मुझे इतने सारे एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, पैकेजिंग, स्टोरिंग, रिटेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, सब पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके एक स्मूथ अनइंटरप्टेड वे में लोगों तक पहुंचेगा चीज़। सो ये हो गया। दस कॉमर्स इन्वॉल्व्स, यहाँ पे क्या क्या देन इन्वॉल्व हो रहा है? दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला एक्टिविटीज है फर्स्ट वन, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ अब जैसे कोई चीज़ बनाना है तो ऐसे ही तो ब्रेड नहीं बन जाएगा ना। ब्रेड के लिए पहले तो आपको मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जिसको आप रॉ मटेरियल बोलोगे। आफ्टर दैट उसको बनाना पड़ेगा, देन उसको फिर से बेचना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट, एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर द स्मूथ एंड interrupted flow of goods and services from the point of production to the point of consumption। अभी हमने बोला था, आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोड्यूस करें, हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करेंगे। तो प्रोड्यूसर जब
प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है ताकि वो स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड वे में कंज्यूमर तक हर एक चीज़ पहुंचा सके, फ्लो के साथ पहुंचा सके। तो ये दो चीज़ जहाँ पे होता है वो है कॉमर्स। The first activity, that is purchase and sell of good and services, is termed as trade. तो हम जो पहला वाला लाइन पढ़े ना, फर्स्ट लाइन, दैट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको वन वर्ड में अगर हम लोग बोलते हैं तो वो होता है ट्रेड। वन वर्ड में हम लोग इस चीज को बोलेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी को बोलेंगे ट्रेड। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी जो हो गया, सेकंड एक्टिविटी जैसे कि एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर, जो एसेंशियल एक्टिविटीज है फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर से लेके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर पॉइंट तक ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसको नॉर्मली फर्स्ट पार्ट को हमने ट्रेड बोला, सेकंड पार्ट को हमने बोला ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो इसको दो पार्ट में हमने पार्ट कर दिया, पार्टीशन कर दिया या डिवाइड कर दिया इस कॉमर्स को, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोला जा सकता है कि अदर एक्टिविटीज। पहला हो गया बाइंग एंड सेलिंग एंड सेकंड हो गया जो भी अदर एक्टिविटीज है पूरा प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज द एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी नेक्स्ट, अभी ट्रेड क्या होता है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक्सचेंज पॉइंट होता है या ट्रांसफर पॉइंट होता है उसको हम करने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। एंड जो एक्टिविटीज हम इन बिटवीन करें वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, डिवीजन ऑफ कॉमर्स, डिवीजन ऑफ कॉमर्स का हमने हेडिंग दे दिया अभी, कॉमर्स का डिवीजन कर दिया। कॉमर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन ब्रांचेस, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। द एड्स टू ट्रेड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, अभी देखो एड्स टू ट्रेड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग, मतलब इतने सारे एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होना चाहिए। आफ्टर दैट अगेन बेचना है, मुझे सेलिंग भी करवाना है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इंश्योरेंस, कोई चीज़ अगर करते हो तो उसके पीछे आप जितना भी अमाउंट लगाते हो, दैट मीन्स वैल्यू लगा रहे हो, मनी लगा रहे हो, उसका एक इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि अगर कुछ भी नुकसान होता है उसको हम भरपाई कर सकें। बैंकिंग फाइनेंस सपोर्ट के लिए होगा, बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ तो आप बिजनेस कर नहीं सकते हैं। एंड कहाँ से आप सपोर्ट लेते हो, बैंकिंग से, वहाँ से ही आपका सारा कुछ काम चलता है, तो ये इसलिए हो गया। एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आपको अपना कोई चीज़ को बेचना है तो यू नीड टू एडवर्टाइज इट, तो लोगों के सामने इसको अवेयर करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मेरा चीज़ है, ये मटेरियल में ये है एंड ये पॉजिटिव सेंसेस में यूज़ करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट शुड बी इन पॉजिटिव फॉर्म। तो ये हो गया आपका पॉइंट, चार पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अ वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आप बनाओगे वो रखना भी पड़ेगा, स्टोरेज हाउस होगा, प्लस एक्टिविटीज करने के लिए भी प्लेस होना चाहिए। कम्युनिकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बिजनेस जिनका भी प्रॉब्लम में फंसता है वो है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। जब दो कंपनीज मिलकर काम कर रहे हैं या फिर जो भी ओनर है एंड जितने भी वर्कर्स हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए कम्युनिकेशन मस्ट होना चाहिए। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे लोगों के सामने ले जाते हो, थ्रू टूरिज्म, थ्रू टूरिज्म, डिफरेंट प्लेसेस को अपनी चीज़ों को सेल करो, बाहर लेके जाओ, तब जाके लोगों को पता चलेगा। एक बार अगर लोग को अच्छा लग गया कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, टेस्टी है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जो लोगों को पसंद आ गया, देन वो सेल हो जाएगा खुद से ही एंड लोग इंटरेस्टेड भी हो जाएंगे। एंड माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल? अच्छा अभी ठीक है, ओके। एंड टूरिज्म हो गया जैसे आपको अपना चीज़ों को भेजना है। अच्छा कौन सा पॉइंट समझ आया नहीं आया बताओ, समझा देते अगेन। हो गया सारा? अच्छा, द एड्स टू ट्रेड से, तो एड्स टू ट्रेड को अगेन डिवाइड किया गया है इतने पॉइंट्स में, मतलब 7 पॉइंट्स में। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट, पहला हमारा ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, जैसे कि आप सेलिंग करना चाहते हो या फिर परचेज भी करना चाहते हो रॉ मटेरियल को, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होना ही चाहिए, कोई भी चीज़ करते हो, बाइक इंश्योरेंस करते हो, घर का इंश्योरेंस करते हो, या फिर बीमार हो रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, तो मेनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड भी इंश्योरेंस होता है।
सपोज आपको कोई लॉस हो गया तो आप क्लेम कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम्स मिलते हैं, जस्ट लाइक आपको इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से अगर सपोर्ट चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो। एडवर्टाइजिंग, अपनी चीज़ों को बेचना है तो अवेयर करवाना पड़ेगा लोगों को, लोगों में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, सो एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए, तभी जाके लोग अट्रैक्ट होके आएंगे, खरीदेंगे। वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सको आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, मतलब आपने बहुत सारा चीज़ को प्रोड्यूस कर लिया, ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस कर लिया, उसको स्टोर भी तो करोगे ना। तो स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग होना चाहिए, या फिर मेकिंग करने के लिए भी वेयर हाउसिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन ये मस्ट होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों के साथ बात करते हो या फिर आपके चीज़ों को बेचना है तो कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। प्लस आप अगर ओनर हैं, बिजनेस के ओनर हैं, आप वर्कर के साथ भी बात करेंगे प्रॉपरली। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा आगे। देन टूरिज्म, टूरिज्म जितना आप बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी चीज़ों से, उतना ही आपका चीज़, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते जाएगा एंड आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ते जाएगा। तो टूरिज्म यही करता है कि इंटरेस्ट बढ़ाता है लोगों में। बाहर के लोग अगर इंटरेस्टेड हो गए एंड वो बहुत ज़्यादा बाई करना पसंद कर रहे हैं तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। इतना चीज़ है। और नहीं चाहिए सेल्फ इवैल्यूएशन पोर्शन मत करना, ये एक्स्ट्रा दिया गया है कॉमर्स के ओरिएंटेड, आज के टाइम पे नहीं चाहिए। डेफिनेशन में आएंगे, इतना समझ आया क्या? ऊपर का इतना समझ गए? ओके। डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स जितना भी आपने किया था, अभी शॉर्ट में और बता रहे हैं। कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। ये तीन वर्ड आएगा। क्या है कॉमर्स? क्या है? द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी जाके आपको बेचना पड़ेगा ना, सेलिंग करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्सचेंज भी करेंगे, मतलब गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज भी होता है। तो ये चीज होने से आपको क्या है, लोगों को क्या मिलता है कॉमर्स के थ्रू ना, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स एंड टू अर्न ए लिविंग। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़रूरतों का जो भी सामान है उसको मैं प्रोड्यूस कर लूँ। इफ मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ तो मैं उसको बाई करूँगी कहीं से। तो मे बी मैं प्रोड्यूसर कोई एक चीज़ में नहीं बन पाई, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर हूँ। तो मैं जहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, जैसे कि मैं टीचिंग दे सकती हूँ, सो दैट मैं इस चीज़ के लिए क्या हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। तो मैं जब प्रोड्यूस कर रही हूँ तो डिफरेंट चीज़ों के लिए करूँगी या अर्निंग के लिए करूँगी? ऑब्वियस है अर्निंग के लिए करूँगी, तभी तो जाके डिफरेंट चीज़ों में जो पैसा लगता है वो हमारा इनकम हो पाएगा। सो लोग जो भी चाहते हैं उसको नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कॉमर्स है, ठीक है? एंड उसके थ्रू हमारा अर्निंग सेटिस्फाई होता है, एक पर्सन को अर्निंग मिलता है। तो कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स बोल सकते हो या फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो ये क्या है बताओ? लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। इट मेक्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल। पॉसिबल वे में सारा एक्सचेंज करना, प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज को ये करता है। इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय मेकिंग मॉडर्न गुड्स अवेलेबल। देखो, मेकिंग मॉडर्न गुड्स, जो भी चीज़ें चाहिए, जो मॉडर्न चीज़ें होते हैं वो अगर अवेलेबल करवा दे तो आज के लोगों को, सो वो इजीली क्या करते हैं, अपने हाथों के पास जो भी चीज़ मिल जाता है एंड जो हमें नीड होता है, जो मॉडर्न भी हो, आज के लोगों को मॉडर्न चीज़ें चाहिए, उसको अगर मिल जाता है तो वो बाहर नहीं जाएंगे एंड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते जाएगा। ये और क्या करता है? ये देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहा है, मतलब एडिशनल सपोर्ट दे रहा है नेशन को एंड इंटरनेशनल पॉइंट्स को, मतलब ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो इट एड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन बाय एंश्योरिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस। हमारा कोई चीज बाहर जाता है कि नहीं, बोलो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम कोई चीजों को इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियस करते हैं। कोई कोई चीज होता है जो प्रोडक्शन नहीं होता है हमारे इंडिया में, तो उसको हम बाहर से परचेस करते हैं। एंड जो चीज बाहर के कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता वो इंडिया से हम सेंड करते हैं। सो दैट इससे क्या होता है कि नेशन नेशन के अंदर एक कोऑपरेशन बना रहता है, प्लस वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट। तो इसीलिए हमारा जो कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है विद डिफरेंट कंट्रीज, बहुत ही अच्छा बन जाता है। इट फैसिलिटेट्स द डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग मतलब वैल्यू देता है। अभी क्या है, आप एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में सारे लोगों का पोजीशन, सारे वर्कर्स का पोजीशन सेम होता है क्या? नो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे क्या बनते हैं, पोस्ट क्रिएट होता है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग
जॉब वैकेंसीज निकल जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एंड डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग पेमेंट भी मिलता है, स्पेशलाइजेशन भी होता है। स्पेशली ये पर्सन एचआर बनेगा, ये पर्सन एमडी बनेगा, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसको हम एमडी बनाएंगे, ये पर्सन अकाउंटेंट बनेगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन पोस्ट क्रिएट होता है इसके अकॉर्डिंग। इट ब्रिंग्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखो, कॉमर्स डे बाय डे ग्रो कर रहा है। पहले के टाइम का कॉमर्स, अभी का टाइम का कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। कॉमर्स इन द सेंस बोल सकते हो ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ है। वन काइंड ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम जो डे बाय डे जो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, जस्ट लाइक घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, अप्लायंसेस हो, कुछ भी, ये सारा प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसको हम कैसे खरीदेंगे या चलाएंगे कैसे। सो कॉमर्स का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कॉमर्स विद फिजिक्स, कॉमर्स विद बायोलॉजी, बिकॉज लिविंग इंडिविजुअल्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, मैन पावर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो बायोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। कॉमर्स को मेनी पॉइंट्स में हम लोगों ने यूज किया हुआ है, इसीलिए कॉमर्स में और ज्यादा अगर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स को ऐड करना है, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड एड्स, मतलब सपोर्टिंग एड्स, जो भी एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस मतलब नए नए चीजें, जो टेक्निकल जो चीजें होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो डेवलप्ड हुआ है, साइंस के थ्रू जो डेवलप्ड हुआ है, वो बढ़ रहे हैं। तो इसके थ्रू कॉमर्स का डेवलपमेंट और आगे बढ़ा है। ये डायग्राम थोड़ा कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम आपके बुक में नहीं था, ये डायग्राम अच्छा मार्क्स लाएगा आपके लिए। एंड कॉमर्स है, कॉमर्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। वन इज ट्रेड, ट्रेड के थ्रू हमने क्या किया, सेलिंग एंड परचेसिंग, सॉरी, बाइंग कर रहे हो आप, बाइंग कर रहे हो या फिर आप खरीद रहे हो, तो बाई करना, एंड सेलिंग हो गया। परचेसिंग भी बोल सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर लो, बेटर रहेगा, परचेसिंग वर्ड यूज मत करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सिलरीज ट्रेड में दैट नीड्स many type of activities, that is intermediate activities between the consumer, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो दोनों के विद इन जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसके लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होगा या एड्स टू ट्रेड होगा। ट्रेडिंग में दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल एंड रिटेल, होलसेल, होलसेल चीज़ें लाते हो, रिटेलिंग प्राइस होता है, होलसेल से निकल के जब बाहर जाते हो तो वो रिटेलिंग शॉप्स में जाते हैं या प्राइस होते हैं। अभी एक्सटर्नल ट्रेड में जाके हम बाहर भेजते हैं, तो ये इसके तीन पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। अगर बोलो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, अभी बताया था, बाय करोगे या फिर सेल करोगे इंपोर्ट में। ओके, मैंने बोला बाय करना है या फिर सेल करना है, इंपोर्ट में सेंड करोगे या फिर लेके आएंगे, अदर कंट्री को हम सेंड करें या फिर बाय करेंगे, बाय करेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट, उसका ऑपोजिट, सेल करेंगे। अच्छा, अभी बोलो इंटरपोर्ट, अंदर, विद इन, विद इन द कंट्री कर लो, विद इन द कंट्री कर लो, जितना भी आप लोग कर रहे हो। इंटरस्टेट करते हैं हम लोग, कुछ चीजें होती है ना, इंटरस्टेट भी भेजा जाता है, इंटरस्टेट बोला गया, स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के विद इन, ठीक है, इंटरपोर्ट हो जाएगा। अभी देखो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अभी पढ़ के आए थे, ये पूरा चीज पढ़ के आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये चीज भी समझ के आए हैं। ये डायग्राम मस्ट होना चाहिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा, ये डायग्राम पूरा होना चाहिए। यहाँ तक आपके बुक में है ही नहीं, आपके बुक में इतना कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि इस चीज को थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। अभी चलो आगे, हो गया, इतना कर लिए, इतना कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, और भी है। अभी तक 1.1 ही चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या था, दैट इज स्कोप, इंपॉर्टेंस, नीड ऑफ कॉमर्स, एंड उसके साथ था बिजनेस एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का कोई सेपरेट आंसर है नहीं, तो आपको अगर अकाउंटेंसी भी आता है तो फर्स्ट से स्टार्टिंग से लेके बिजनेस तक पूरा लिख देना है, ठीक है। अभी देखो, नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस लिखा गया है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि बिजनेस से क्या होता है। ये पॉइंट को छोड़ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, बिजनेस से करोगे। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द टाटा कंपनीज, हम इतना ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंट्रो देने के लिए, बेटर इंट्रो देने के लिए ये किया गया है। एक्चुअली क्या होता है बिजनेस, मतलब हमने अभी समझा था। सो आपने बहुत सारी कंपनीज देखा हुआ है, कंपनीज जितने आगे बढ़ेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंपनीज जितना आगे बढ़ते हैं उतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दैट इज दे मैन्युफैक्चर सो मेनी थिंग्स। कंपनीज क्या करते हैं, बहुत सारे थिंग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉम सॉल्ट टू ट्रक्स,
buses and sell this to individuals like you and me. हमें ही सेल करते हैं, ठीक है। हमें यूज करेंगे पहले, क्या है, मैन पावर का यूज किए, रॉ मटेरियल का यूज किए, वेयर हाउसिंग का यूज किए, फाइनेंस का यूज किए, एंड वो बना क्या रहे हैं, सॉल्ट से लेके, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़े चीज तक को बना रहे हैं। टाटा कंपनीज है, बहुत बड़ा कंपनीज है, या बिरला आ गया, टाटा आ गया, तो ये सारे कंपनीज, जो टाटा बिरला पहले एक ही साथ भी होता था, अभी अलग अलग है। सो ये सारे जो कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज, तो ये लोग सॉल्ट से लेके बसेस, ट्रक सब बना रहे हैं, एंड किसको बेच रहे हैं, हमें ही बेच रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में कुछ बेनिफिट्स रहता है। ऐसा तो नहीं है जितने पैसा देके हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, उतने ही अमाउंट में, उतने ही पैसे में हम सब कुछ बेच दे प्रोडक्शन करने के बाद, नहीं। हमें प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक का यूज किया, वेयर हाउस का यूज किया, हमने मैन पावर का यूज किया, तो सबका वैल्यू एडिशन हो जाता है। सो दैट अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है। जो अमाउंट में, सपोज हमने 2 रुपए में कुछ खरीदे, उसको मैंने 10 रुपए में बेचा, तो 8 रुपया का यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट रखा। इस 8 रुपया में फिर से मैं वेयर हाउस के लिए 1 रुपी दे दिया, 1 रुपये मैंने मैन पावर के लिए पकड़ लिया, 1 रुपये मैंने इलेक्ट्रिक के लिए पकड़ लिया, 1 रुपये मैंने रॉ मटेरियल के पकड़ लिया। उसके बाद में भी जो बिजनेस कर रहा है उसका 4 रुपया प्रॉफिट रहेगा, 4 रुपया प्रॉफिट रहेगा, तो ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। एंड उनको इसी से ही अर्निंग मिलता है। लुक एट ये शॉपकीपर नियर बाय, आपके घर के आसपास ही एक शॉपकीपर को देख दो, वो क्या करता है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे मार्केट जाते हो, मार्केट जाने के बाद वेजिटेबल्स को बाई करते हो, तो यहाँ पे लाइन में बहुत सारे बैठे हुए हैं वैसे, ठीक है, वेंडर्स ऐसे बैठे हुए हैं, वो बेच रहे हैं चीज़ों को। कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 60, कोई बोलता है 80। आप तीनों का चेक करते हो, जहाँ पे आपको मटेरियल बहुत अच्छा दिखता है, वो क्यों ना ही हाई प्राइस में हो, आप वहाँ से बाई करते हो। अगर नॉर्मल है, मिडिल क्लास फैमिली से कोई जा रहा है, तो वो जाएगा जो कम बोल रहा है वहाँ पे, एंड वहाँ पे वो देखेगा चीज़ों में से कौन सा अच्छा है। अगर अच्छे वाले कुछ कुछ मिल गए तो कम पैसा में ले आएगा। अगर नॉर्मल थोड़ा मिडिल क्लास होते हुए भी हेल्थ कॉन्शियस है, तो थोड़ा सा मिडिल वाले में जाएगा, 60 रुपीज में जाएगा। ये तीनों में से ही बोलो, सबका कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा या नहीं, या सब अपने लॉस में रख के बेचेंगे, प्रॉफिट में रह के ही बेचेंगे ना। यस। तो ही ऑल्सो अर्न सम प्रॉफिट इन द प्रोसेस, मैंने समझा दिया। एक टीवी ऑपरेटर का भी बताया गया है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बिजनेस समझाना है मतलब कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, एक दो एग्जांपल आप समझा सकते हो। सो दे ऑल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज रेगुलरली टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है, टू अर्न द प्रॉफिट। दस द टर्म बिजनेस रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इसलिए बोला गया जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज है, बिकॉज ह्यूमन ने अपना कॉग्निटिव डोमेन का यूज करके बेचा है सामान को, ठीक है, सेल किया सामान को, तो वहां पे उसने मेहनत किया है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया, सर्विसेज किया, रेगुलरली उस ऑब्जेक्ट के साथ खुद को भी ज्वाइन किया, खुद का मेहनत भी लगाया, इसीलिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं शॉर्टकट डेफिनेशन में, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अभी देखो, कोई चीज को बेचना, खरीदना, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसके साथ, बिजनेस के साथ। एंड बिजनेस में सब कोई एक्टिवली रेगुलर प्रोडक्शन के लिए और परचेस के लिए लगे रहते हैं। एंड इसके साथ ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो वैल्यू होता है, वो इतना हाई अमाउंट में बढ़ाया जाता है कि उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। सपोज कोई चीज़ का रॉ मटेरियल का वैल्यू होगा 20 रुपीज़, उसे बेचा जाएगा 60 रुपीज़, तो इसमें अगर बार्गेन भी होता है तो ये अराउंड आ जाएगा 40 रुपीज़, बट उससे नीचे नहीं जाएगा, तब भी इंसान के पास 20 रुपीज़ का फायदा आएगा, तो दैट इज अ प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट। सो ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल्स दे चुके हैं यहाँ पे आपका। वी फाउंड पीपल लाइक मिल ओनर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बैंकर्स, ट्रेडर्स, टेलर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स एटसेट्रा, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी अपना काम कर रहा है वो सारे बिजनेस ही हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। अभी देखो, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज। सो इससे क्या होता है, पहले वो इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी और फाइनेंस को, आफ्टर दैट उससे जो भी वो रिस्क लेते हैं। एवरी टाइम यू शुड पिक द मेन पॉइंट दैट यू शुड बी बिलीव इन रिस्क। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि रिस्क लेने से, इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है, रिस्क लेने से ही आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। समटाइम्स आप लूज भी करोगे, बट आप अगर रिस्क एक बार लेते हो एंड अच्छे तरह से सीख जाते हो कैसे करना है बिजनेस, तो आपको प्रॉफिट ही हमेशा मिलेगा। इसलिए बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। फर्स्ट पॉइंट,
वन सेकेंड, इट इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस भी क्या है, एक जॉब जैसा है, ऑक्यूपेशन जैसा है, आप खुद कर रहे हो। यहाँ पे मालिक कौन है, खुद ही आप मालिक हो, ओनर आप खुद हो। वेयर ए पर्सन इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पर्सन यहाँ पे एंगेज रहता है कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, बाइंग और सेलिंग करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। यहाँ पे पर्सन के ऊपर आप कोई गुड्स बना रहे हो, मतलब इंसानों के यूज पे बना सकते हो या नेशन के लिए भी बना सकते हो। सिमिलरली द सर्विसेज में बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे जो भी आपने सर्विसेज का यूज किया है, तो कौन सा सर्विसेज का यूज किया, जैसे कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स याद करो, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा, वो सारा रहा। सेकंड पॉइंट में द एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड ऑन रेगुलरली। अच्छा बताओ, जब भी आप बिजनेस करते हो, 2 दिन बिजनेस करने के बाद हम छोड़ दे तो कोई प्रॉफिट मिलेगा, कोई मिलेगा प्रॉफिट? नो। सो इसको रेगुलरली करना पड़ेगा। ये सिंगल ट्रांजेक्शन इज यूजुअली नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस। ठीक है, आप एक बार कर दिए, एक बार प्रॉफिट मिल गया तो आपका बिजनेस हो गया, इसको बिजनेस नहीं कहते हैं। आप रेगुलरली बेसिस पे आप वहाँ पे एंगेज रहेंगे। कभी भी आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, कभी आपका ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका रेगुलर बेसिस का हैबिट। अब थर्ड पॉइंट, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब सबसे मेन उद्देश्य अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या है, अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस क्यों करते हो, ट्रेडिंग क्यों करते हो, प्रॉफिट लेने के लिए। सो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिले तो क्या आप बिजनेस करना पसंद करेंगे? आप बहुत सालों तक ट्राई कर रहे हो, 2 साल तक ट्राई किए, तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिला, फिर भी आप और ट्राई करोगे क्या? हम लॉन्ग पीरियड तक और ट्राई नहीं करेंगे। नो, छोड़ देंगे, ऑफ कोर्स छोड़ देंगे। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस को अगर बचाए रखना है तो प्रॉफिट मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो यही आपके रूल्स है, नियम है यहाँ पे। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज याद रखना। एवरी बिजनेस, जो भी बिजनेस करे ना, वो इन्वेस्टमेंट कैश में होना पड़ेगा। कोई हम लोग ऐसे नहीं रख सकते कि हाँ भाई मुझे कुछ दे दे लोन, मैं उसी लोन से तुमको बाद में दूंगा। ऐसे लोन लेके नहीं किया जाता। कभी कभी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मतलब 10 लाख का आप कर रहे हो काम, तो 10 लाख के पूरे 10 लाख आप लोन नहीं ले सकते, उसमें से कुछ अमाउंट आपका खुद का भी होना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये 10 लाख को डुबो भी सकते हो। तो 2 लाख अगर लगा रहेगा तो आपको डर भी लगा रहेगा कि मेरा इनकम वहां पे लगा हुआ है, मेरा पूंजी लगा हुआ है। सो ये चीज आपके खुद के रिस्क पे ही चलना चाहिए। यहाँ पे जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट मिलेगा, ये क्या फिक्स है? जो प्रॉफिट है वो फिक्स रहेगा क्या? बिजनेस है। नो। सो ऑलवेज अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। पहले मंथ में मुझे 1000 रुपीज प्रॉफिट मिला है, तो मे बी सेकेंड मंथ में मुझे 10,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, उसके थर्ड मंथ में मुझे 2000 का प्रॉफिट भी आ सकता है। तो ये अनसर्टेन है। ये मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस सिर्फ रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, सो दैट आपको प्रॉफिट मिलते रहे। ये गारंटेड है, अच्छे से काम करोगे, तरीका पता है, टेक्निक पता है, तो उसमें लॉस कम होता है। बिजनेस में आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, ओन रिस्क पे आप आगे बढ़ते हो। ठीक है। अभी नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, किसी ने पूछा कि नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी, तो सेम लिखना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ, अगर आपको कॉमर्स का भी नहीं पता है, सेम पॉइंट्स ही आते हैं। बिजनेस बोला गया ना, बिजनेस तो ट्रेडिंग के विद इन आता है, तो उसका भी स्कोप आप सेम ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस include the production of quality goods, reasonable pricing, general welfare, and upliftment of the society, fair dealings, good return to the investor। अभी क्या है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब आप अगर पूछोगे सोसाइटी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या है बिजनेस या ट्रेडिंग, तो ये बोलता है कि आपको लोगों तक क्वालिटी गुड्स पहुंचाना पड़ेगा। जो भी चीजें बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगर मार्केट में 10 तरह का तेल है, ऑयल है, आप कौन सा परचेस करते हो? जिसका रेटिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट, जिसके रेटिंग्स बहुत अच्छे होंगे, क्वालिटी में वो बहुत अच्छा है, एंड कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसी को ही परचेस करते हैं। सही चीज है। तो ये होता है क्वालिटी। जिसका क्वालिटी है वही आता प्रोड्यूस किया जाता है, एंड लोगों तक पहुंचाया जाएगा रिजनेबल प्राइस में। जो प्राइस सब, जिस प्राइस में सब कोई अच्छे से उसको बाय कर सके, खरीद सके। जनरल वेलफेयर, लोगों के हित में हो, एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी का ग्रोथ हो, एंड फेयर डीलिंग, सबके साथ आप फेयरली डीलिंग करोगे। फेयरली मतलब जो सामने कर सकते हो, सबके पूरा डीलिंग होना चाहिए, मतलब ब्लैक मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, या फिर आप अंदर अंदर कोई कारनामा नहीं करोगे, घोटाला नहीं करोगे। गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर, जितना भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, उनको भी अच्छा गुड्स दोगे आप, एंड उसके साथ उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिटर्न करोगे। तो ये पहला ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ह्यूमंस के ओरिएंटेड देख लो। तो ये क्या है ना,
इट इंक्लूड्स फेयर रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज। देखो, जब अच्छा एम्प्लॉयज काम करते हैं, काम बहुत ज़्यादा काम करें, तो उनको बोनस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, रेमुनरेशन, उनका फीस भी बढ़ाएंगे, उनका जो डेली बेसिस पे इनकम है उसको भी बढ़ाएंगे। बेटर वर्किंग कंडीशन, उनको जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीद के देंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन उनके मन में होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट का या प्रमोशनल का, मतलब प्रमोशंस जैसे मिले उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, ताकि लोगों में इंटरेस्ट बना रहे कि काम करने का, कि हम लोग एक प्राइवेट में ही क्यों ना करें, बट इंटरेस्ट है कि हमारा जॉब इतना गारंटेड है जो हम ऊपर जा सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखें तो क्या है, नेशन के लिए क्या करा, बिजनेस और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया कि नहीं, बताओ, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अलाउ कर दिया बहुत सारी जगहों पे। तो इसके थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, आपको प्राइवेटाइजेशन अगर वहाँ पे भी मिलता है, ऐसे भी बिजनेस हमने किया एंड बहुत सारा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप अपने वर्कर्स के लिए भी तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि जॉब में आपको इतने सैलरी दिया जाएगा, तो सैलरी बढ़ा दो, गवर्नमेंट जैसे सैलरी देता है वैसे ही दे दो, अब 30-40 के दे दो, तो लोग ऐसे ही खुश हो जाएंगे एंड आपके ये में आ जाएंगे, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। मतलब ये चीज़ है कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम बता सकते हैं कि लोगों को हम अपॉर्चुनिटीज देंगे जॉब्स के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे इक्वलनेस रहेगा, सोशल जस्टिस, नेशन यहाँ पे इंटरेस्टेड होना चाहिए, मैंने नेशनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसको भी प्रायोरिटी मिलना चाहिए, प्लस हम टैक्सेस का भी पेमेंट देंगे, मतलब पेमेंट जो भी रहता है टैक्स देना पड़ता है वो भी देंगे ऑनेस्टली। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब पूरे इंटरनेशनल ग्राउंड पे, पूरा वर्ल्ड के लिए, तो ये इंक्लूड करता है ग्लोबली हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, हम लोग कम्पिटिटिव हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। ये क्या कर रहा है, हमारे नेशन को आगे लेके जा रहा है, तो हम पुअर नेशन से अच्छे नेशन में या डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस हमारा बिजनेस भी एक्सपांड हो रहा है। अभी इससे क्या है, प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल, फ्यूचर ग्रोथ, एक्सपांशन एंड क्रिएटिंग प्रेस्टीज, अचीविंग गोल्स। मतलब आप अगर बिजनेस करते हो, एक बार अगर आप स्टैंड हो जाते हो, तो ये आपको आपका सर्वाइवल देगा, मतलब आप जीने के लिए जो सहारा है वो मिल जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ भी मिलेगा, एक्सपांशन कर रहे हो अपना बिजनेस का तो आप आगे बढ़ोगे, एंड क्रिएटिंग प्रेस्टीज, आपको प्रेस्टीज भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, एंड आपके गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है। बिजनेस रिस्क, देखो इंपॉर्टेंट चीज आ गया, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब क्या, कोई भी काम करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। चांस ऑफ लूज ड्यू टू हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। समटाइम्स क्या होता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट बिजनेस में क्या हो गया, किसी ने नेगेटिव कर दिया, सेल्स बेच दिया, या फिर आपका ऑफिस में ही आग लगा दिया, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, अकाउंटेंट जो रहा वो पैसा लेके भाग गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे रीजंस के वजह से आपको परेशानी हो सकती है, लूज हो सकते हो आप, लॉस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में लॉस में जा सकते हो। बिजनेस रिस्क इन इज अनसर्टेन, बिजनेस इज अनसर्टेन है, डिफिकल्ट टू मेजर, इसको मेजर नहीं कर सकते कि होगा या नहीं, या कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको कुछ नहीं पता, बट रिस्क तो लेना है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू नेचुरल, ये कभी कभी नेचुरल भी है। रिस्क कैसे लेते हो, कभी कभी आप इकोनॉमिकली बहुत ही डिप्रेस्ड हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप फिर से क्या लिए, रिस्क लिए। पॉलिटिकल बेसिस पे भी लेना पड़ता है, कभी कभी ह्यूमन फिजिकल टेक्निकल इश्यूज के लिए भी होता है, या कॉजेस की वजह से बिजनेस रिस्क होता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन, इंडस्ट्री मतलब क्या है, इंडस्ट्री बोलता है कि ये प्रोडक्शन और रेजिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे बोल सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे हो गया मिल्क इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन उसी चीज़ का हो रहा है, उसी चीज़ को हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, ये प्राइमरी और नेचुरल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल चीज़ें होते हैं उसके ऊपर है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड नेचुरल चीज़ें। जस्ट लाइक बोल सकते हो यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्रीज, मतलब ये रिलेटेड टू बायोलॉजी है, जो लोगों के हित में होगा, लोगों के लिए होगा। जैसे कि जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्रोमोजोम्स, जीन, बायोलॉजी का तो इतने वर्ड सुने ही होंगे। तो ये जो जीन होता है, जीन से क्या बेनिफिशियल है, अगर मैं अपना जीन को, जीनोमिक लाइब्रेरी होते हैं, जीन लाइब्रेरी होता है, वहाँ पे स्टोर करवा देती हूँ, तो फर्दर अगर मुझे कोई इशू होता है मेरे जीन में या क्रोमोसोम में, उसको मैं चेंज करवा सकती हूँ, या फिर हमारा सर्जरी हो सकता है, न्यू हम कोडिंग्स बना सकते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो होता है प्राइमरी बेसिस पे। ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी देखती हूँ, तो ये होता है कि जो इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है प्राइमरी इंडस्ट्री को,
जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है प्राइमरी इंडस्ट्री को, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, जस्ट लाइक ये फिनिशिंग करते हैं वर्क को। जैसे आपको यहाँ पे सिंथेटिक चीजें, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलीज, इतने इंडस्ट्रीज में अगेन डिवाइड कर दिया उनके प्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग। एनालिटिकल जिसको एनालिसिस करके कर सकते हो, सिंथेटिक जैसे कि आप सिंथेटिक कपड़े बनाए जाते हैं वो हो सकता है, सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसको आप मतलब नेचुरली ग्रो नहीं करता, उसको सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। प्रोसेसिंग करवा सकते हो, असेंबलिंग इंडस्ट्री में असेंबल्ड करवा सकते हो। टर्शियरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है, ये होता है कि वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हम जनरेट करते हैं, जैसे कि आप सामान को कस्टमाइज करते हो, वो होता है टर्शियरी। तो इन टोटल अगर हम बोले कॉमर्स क्या है ना, कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ हिंडरेंस। देखो कॉमर्स में तकलीफ, हिंडरेंस, जो रुकावट है उसको हटाना पड़ता है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में इन टोटल हमें एक्टिविटीज करना पड़ेगा, एंड जितना चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूम करवाना पड़ेगा। सो दैट इसमें सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिंग एक्टिविटीज सब चाहिए कॉमर्स को फुलफिल करने के लिए। इतना समझ आया? ये सुनो, हेलो, समझ पा रहे हो इतना? नेक्स्ट चलो। इंस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का भी अगर क्वेश्चन आता है 1.2, तो उससे पहले ये बिजनेस अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बिजनेस का इंपॉर्टेंस जो भी आप जानते हो ना वही चीज है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस हो या कॉमर्स हो, उसका दोनों का ही इंपॉर्टेंस सेम है। ठीक है, बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अभी देखो इसको चेंज करना है, सपोज क्वेश्चन में आया है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पे बिजनेस के वर्ड की जगह पे आप कॉमर्स का वर्ड लिख देना। ठीक है, कॉमर्स का वर्ड लिख देना, बिकॉज बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ ए कॉमर्स, ये एक पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। तो बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आज के टाइम पे बिजनेस हर एक पर्सन करता है, मतलब 10 लोगों में से 8 लोग बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, छोटा एक्स्ट्रा मतलब इनकम के लिए ये करते रहते हैं। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी। यहाँ पे देखो पहले ट्रेड आएगा, फिर जाके एड्स टू ट्रेड आएंगे, तो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम्स है, ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग कर लेने से हो जाएगा, एड्स टू ट्रेड भी चाहिए, तो दोनों ही चाहिए। अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमें अर्निंग करना है तो इट इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। एक कॉमन इकोनॉमिक गोल, यहाँ पे लोग सारे जितने भी एम्प्लॉय बनते हैं या उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ये सारे क्या होते हैं, इन्हें एक साथ मिलके काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। मॉडर्न सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बिजनेस। आज का सोसाइटी इसको छोड़ के ग्रो नहीं कर सकता या फिर रह ही नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंस क्या है देख लो, बिजनेस इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेस हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, एंड बेटर क्वालिटी, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देता है, राइट टाइम में प्रोवाइड करता है। आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी चल रही है, राइट प्लेसेस में राइट टाइम में पहुंचा दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, अर्न ए लिवलीहुड। देखो आपको अर्निंग दे रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी करते हो, बिजनेस ओरिएंटेड कुछ इन्वॉल्व भी होते हैं, कुछ पर्सन एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो इससे कंट्री का भी डेवलपमेंट चल रहा है। इससे क्या होगा, इट यूटिलाइजेस द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन एंड फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या करता है ना, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, एंड उसके साथ मास प्रोडक्शन करता है बहुत ह्यूज अमाउंट में, एंड नेशन को सर्व करता है। इट इम्प्रूव्स नेशनल इमेज बाय प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग क्वालिटी गुड्स। देखो अगर अच्छा प्रोडक्शन करते हो, अच्छा चीज़ें बनाते हो, एंड बाहर वो सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट करते हो, तो दैट मीन्स आपको फॉरेन कंट्रीज में भी लोग पहचानेंगे। दैट मीन्स आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स में भी आपका नाम आएगा। एंड कभी कभी बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको बुलाया जाता है, एग्जीबिशन में भी बुलाया जाता है। इट enables people of a country to use quality goods of international standard। ये लोगों को हेल्प करता है कि इंटरनेशनल पॉइंट्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जितना क्वालिटी का होता है वही सेम क्वालिटी हम इंडिया में या फिर नेशन में ही प्रोवाइड कर दे, प्रोड्यूस करके लोगों को। इट गिव्स बेटर रिटर्न टू इन्वेस्टर। देखो आपने इन्वेस्टर से कुछ मनी लिया था अपने बिजनेस के लिए, जब आप ग्रो कर गए तो उसके बाद उसको आप रिटर्न करते हो विद उसका जो भी इंटरेस्ट रहता है। तो इससे क्या होता है ना, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इससे, एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड एक्सपांड। इट प्रमोट सोशल इंटरेस्ट, लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है, टूरिस्ट सर्विसेज को आगे बढ़ा रहा है, स्पॉन्सरिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। देखो जब होता है कि हम रिलेटेड टू बिजनेस मेनी टाइप्स के होते हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ जो गांव के
पॉट्स होते हैं, पोटरीज होते हैं, उसको हम बेच रहे हैं, तो उसमें हम अपने कल्चर्स को शो कर सकते हैं। हम अपने ड्रेसेस के स्टाइल्स में कल्चर्स को दिखा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा कल्चर्स भी अपग्रेडेशन हो रहा है या अपलिपमेंट हो रहा है। तो नेशन का भी डेवलपमेंट हुआ, प्लस प्रोडक्शन भी होते गया, एंड इससे लोग भी एंगेज होते गए। हो गया। तो इतना चीज था आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आया तो इतना लिखना है, हो जाएगा? लिख लोगे आप लोग? हो जाएगा ना? ओके, चलो आगे देखो। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी रात को, ठीक है? कल सुबह तक मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग्स, कल मॉर्निंग में मिल जाएंगे जितने भी रिकॉर्डिंग। मतलब अभी क्या हो गया कि आप लोग कितना सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो, इस वजह से 2-3 रिकॉर्डिंग्स बन गए, उसको मैं एडिट कर लूँ, कल मॉर्निंग में आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये नेटवर्क इशू थोड़ा रह रहा है, अभी जितना भी वेदर खराब हो रहे हैं नेटवर्क इशू रह रहा है, उसमें मैं और कुछ कर नहीं सकती। मतलब ऐसा है कि मैं बाहर आके कर रही हूँ, घर पे भी नहीं पढ़ाती हूँ, बाहर पूरा पढ़ा रही हूँ, इसलिए साउंड बाहर के भी आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस में होता है, मेरे साइड से पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है? एक भी वॉइस ब्रेक नहीं होगा। चलो अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल लेवल। क्वेश्चन तीन टाइप्स के यहाँ पे मेंशन है। एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, हाउ फॉर दीज एम्स आर बीइंग realized in our schools, what is the difference between aims and objectives, and discuss in brief the main aims of teaching commerce in secondary school, describe the aims and objectives of teaching commerce in school। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे वैल्यूज मेंशन नहीं है, बट आपके सिलेबस में वैल्यूज है, समझ आ रहा है? आपके सिलेबस में वैल्यूज हैं, एंड यहाँ पे वैल्यूज का ऐड नहीं किया गया है। सो आप वैल्यूज क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं, मैं एक पॉइंट बताती हूँ, आप लोग उतना ही याद रखना। जैसे आपने स्टार्ट किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, राइट? आपको मैं हिंट दे देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सुनना, अच्छे से सुनना, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। सुनो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखा, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एम दिया, बिकॉज एम इज ब्रॉडर देन द ऑब्जेक्टिव, देन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया, देन डिफरेंस दिया, ठीक है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का आपने डिफरेंस दिया। नेक्स्टली देखो, अगर मैंने बोला कि 1.1 में स्कोप ऑफ कॉमर्स, अगर आपने बिजनेस का स्कोप नहीं लिखा या नेचर नहीं लिखा कॉमर्स के पॉइंट पे, तो आप इस पॉइंट्स को भी अगेन वहां पे यूज कर सकते हो, इसलिए स्कोप ऑफ कॉमर्स सेम फॉर 1.1 एंड 1.2 मेंशन किया गया। तो एम एंड स्कोप दोनों ही सेम होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब कॉमर्स पढ़ने से आपके कौन से एम्स फुलफिल होंगे? development of common sense, providing mental discipline, development of sense of humility and service, preparation of efficient traders, promoting national and international understanding, imparting practical training and commercial principles, acquainting the students with the economic conditions and problems of the country, and यहाँ पे providing training to become uh, spendthrift spendthrift and honest, providing solution to contemporary problems, helping students to become accountants, stenographers, auditors। यहाँ पे जो इतने पॉइंट्स गिवन है ना, 11 से आउट ऑफ 11 8 लिख लेना। 8, 8 से कम नहीं लिखना है। आउट ऑफ 11 आपको 8 लिखते हैं, ठीक है? 8 एम्स आपको मेंशन करने हैं। आफ्टर दैट अदर एम्स को आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स है, इतने एम्स लिख सकते हो, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का मेंशन नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ से ऐड करोगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स का बस कंसेप्ट लिखा था, डिफरेंस लिखा था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो भी गिवन है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये टाइप्स को आप मेंशन करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया गया, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू स्किल्स, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एप्लीकेशंस। बस इतना करने से कंप्लीट होगा। देन अगर वैल्यूज मेंशन होता है, वैल्यूज मेंशन नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वैल्यूज मेंशन होता है, तो आपने जो एम्स का पॉइंट पढ़ा, जितना भी एम्स पढ़ा, उस जगह पे आप एम्स ना लिख के सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है? एम्स ना लिख के वैल्यूज लिखेंगे अगर वैल्यूज का क्वेश्चन आता है। वैल्यूज क्या होता है कि जस्ट लाइक आपको गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू मिल रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू आपका मेंटेन हो रहा है, आपका ब्रेन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ये वैल्यूज है। हार्मोनियस लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, ये वैल्यू है। जो वैल्यूज आपने एम्स में लिखा, उसी को सिर्फ एम्स के वर्ड के जगह पे वैल्यू लिखना है, इंस्टेड ऑफ एम वर्ड आपको वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू वर्ड ऐड करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ?
मतलब आंसर सेम होगा, रिपीट होगा, सिर्फ इंस्टेड ऑफ मतलब एम वर्ड आपको वैल्यू ऐड करना है। समझ आ रहा है? ये सुनो। अच्छा, बस इतना समझ के आपको करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एम्स बड़ा है, जानते हो आप। एम्स क्या होता है? वन काइंड ऑफ गोल। आपका एक फिक्स गोल होगा। तो एक गोल को कंप्लीट करने के लिए, जस्ट लाइक आप लोग बीएड पढ़ रहे हो, तो बीएड आपका अच्छा रिजल्ट लाना है बीएड में। तो रिजल्ट्स आपके हो गए कॉमन गोल। तो ये आपका कॉमन गोल है। बट इसको फुलफिल करने के लिए आप हर दिन क्लासेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो या प्रिपरेशन ले रहे हो, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बनाए, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव्स को जब एडिशन करते हो तो आपका क्या मिलता है? कॉमन गोल। आपका एम फुलफिल होता है या गोल्स कंप्लीट होता है। ठीक है? इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स नैरोअर होता है, नैरोअर टर्म होता है, एंड गोल आपका ब्रॉडर टर्म होता है। गोल और एम, गोल और एम। एम मतलब लक्ष्य, गोल मतलब भी लक्ष्य, तो वो दोनों सेम है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हेन ए पर्सन starts a task or activity, he fixes of certain aims to carry out the task successfully। वही चीज बोला। सपोज आप कोई एक काम करना चाहते हो, तो उस काम का कोई एम तो होना चाहिए ना। या फिर अनसर्टेन पार्ट तक हम लोग मूव करेंगे? अनसर्टेन तो हो नहीं सकता। हमें कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तक मूव करना पड़ेगा, कहीं तक जाना पड़ेगा। तो उस जगह तक हमें फिक्स करने के लिए उसको पहले, उस टास्क को पहले हमें फिक्स करना है, उस गोल को पहले फिक्स करना है कि ये मेरा गोल है, इस गोल तक मुझे पहुंचना है, सो दैट मैं ये स्टेप करते हुए जाऊंगा। तो ये स्टेप्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन गए। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। इसलिए बोला था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर पढ़े हो, इंग्लिश का पढ़े हो क्या? इंग्लिश का पढ़े हो स्टार्टिंग पार्ट में? इंग्लिश। आपका अदर क्या है? पेडागोजी। कॉमर्स बच्चे, आपका अदर पेडागोजी क्या है बताओ? अदर और एक क्या है पेडागोजी? एसएसटी। ओके, एसएसटी है। तो एसएसटी में भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं यही कल बोल रही थी आप लोगों को कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, स्टार्टिंग के जो भी पॉइंट्स है ना वो सेम होते हैं। आपका डेवलपमेंट होगा, आपका ग्रोथ होगा, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने से हमारे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला अगर आपने एसएसटी का प्रिपेयर कर लिया है, एसएसटी के क्लास में वैल्यूज एम्स पढ़ चुके हो, तो उसी को यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने एसएसटी में पढ़ा है। सिर्फ वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे आपको कि क्या है, एसएसटी के जगह पे कॉमर्स लिखना पड़ेगा, एसएसटी के जगह पे कॉमर्स लिखना पड़ेगा। कॉमर्स में भी क्या होता है, यहाँ हमें सोसाइटी के साथ मिलके काम करना है, एसएसटी में भी आप सेम करते हो। बट एसएसटी में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट मेंशन नहीं है, दैट बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन प्रोसेस, एंड यहाँ पे हम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेडिंग के ऊपर रहता है। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है? तो देखो, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। ये प्री डिटर्मिन्ड एम है, पहले से आपका गोल आप फिक्स करते हो। जैसे आप टीचिंग बोला गया, मतलब कॉमर्स का टीचिंग करना है, तो उसके लिए तो पहले से ही आप फिक्स करोगे ना, सो दैट आप लेसन प्लान्स बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन दोगे। मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन होगा, टाइम टेबल फिक्स रहेगा, अप्रोप्रिएट मेथड का यूज करोगे। कंसेप्ट ऑफ एम क्या है? तो एम क्या होता है अकॉर्डिंग टू जॉन दीवे, देख लो। अकॉर्डिंग टू जॉन दीवे, उन्होंने एक बोला कि आपका जो पॉइंट है, मतलब एन एम इज एन फोर्सिंग दैट गिव्स डायरेक्शन टू एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स बिहेवियर। मतलब ये एक चीज है ऐसा जो आपको पहले से ही फिक्स कर देना है, मतलब ये प्री डिटर्मिन्ड है। फोर्सिंग दैट इज अ प्री डिटर्मिन्ड, ये प्री डिटर्मिन्ड है एंड फिक्स्ड है, एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आप जो भी फॉलो करते हो तो वही आपको अल्टीमेटली क्या करता है, प्रमोट करता है। देखो, आपने एम बनाया, सो दैट इसी एम के लिए आप काम कर रहे हो, बट दीज आर द इंस्ट्रक्शन। इसी एम ने ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझ तक अगर पहुंचना पड़ेगा, ये पाथ को फॉलो करो, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तो ये होता आपको डायरेक्शंस देते हैं या फिर मोटिवेट कर रहा है। तो एम्स आपको क्या करता है, पहले से ही फिक्स्ड है, एंड ये आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि मुझ तक पहुंचने के लिए ये करना पड़ेगा। तो दैट इज अ एम। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एनी वन डेफिनेशन सिर्फ लिखना है, कोई एक। ठीक है? ज्यादा डेफिनेशन नहीं देना है, कोई एक डेफिनेशन दे दो, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो दे देना। तो अभी देखो, मुझे छोटा अभी तो कुछ नहीं दिखा, दो दो लाइन का सब कुछ है। तो यहाँ पे आपका दो लाइन का एक मिल गया, मैं दे देती हूँ बीएस ब्लूम। ब्लूम तो आप पढ़ ही रहे हो, इसीलिए ब्लूम का दे देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप बोला जरा। बाय एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वी मीन explicit formulation of the way in which students are expected to be changed by educative process। ठीक है? हम बच्चों में चेंजेस लाने के लिए, हम बच्चों में चेंजेस लाने के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, एंड उसी के थ्रू बच्चों का जो गोल है वहां तक पहुंचते हैं। एंड ये
ओनली पॉसिबल होता है एजुकेटिव प्रोसेस के थ्रू। वैसे ही कोई चीज़ का ऑब्जेक्टिव्स हो, अगर पहुंचना है उसी के थ्रू ही आप काम करोगे। मतलब जो रास्ते पे हो उसी के रास्ते पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आप कंप्लीट करते हो। सो एक ही डेफिनेशन आप दोगे, ज़्यादा नहीं। अभी देखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस देना है। तो एम्स क्या है? एम आपका ब्रॉडर है, इसका जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है, ऑब्जेक्टिव्स का नैरोअर होता है, ऑपोजिट में रहेगा। एम्स आइडियल इन नेचर होता है, आदर्शवादी है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? नॉन आइडेंटियल है, सॉरी, नॉन आइडियल है इन नेचर। इसको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको थोड़ा इजी होता है, बिकॉज क्या है ना, छोटा होता है। मतलब एक केक खा रहे हो, पूरा एक कंप्लीट केक खाने में आपको बहुत टाइम लगेगा एंड आप खा भी नहीं पाओगे, तो उसको पीस कर दो। तो कंप्लीट केक आपका एम था, बट पीसेस बन गए, तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बन गए। इसको तो अभी सब मिलके खा सकते हैं, छोटा छोटा बन गया। तो यही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, एम्स आर अल्टीमेट गोल्स। एम्स को मैंने क्या बोला कि एम्स गोल ही है, ये हमारा टारगेट है। बट ऑब्जेक्टिव्स इमीडिएट है। मतलब देखो, ये मेरा गोल है, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इमीडिएटली इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक जाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, देन यहाँ पे मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। देन एन एम इज नॉर्मल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूँ कि एम क्या है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, बिकॉज ये हमारा गोल है। इसको फुलफिल करना है तो बहुत लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने टर्म के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। बट आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये डिटरमिन्ड स्टेटमेंट है, मतलब पहले से ही आपने गोल को फिक्स कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव्स होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स आपके डिफरेंट होंगे, गोल से आपके डिफरेंट आएंगे। मच टाइम इज नीडेड टू अचीव एम। अभी बोला मैंने कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम चाहिए। इट इज़ वैग, इट इज़ स्पेसिफिक। मतलब ये क्या है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए इसको वैग बोला गया। एंड इट इज़ स्पेसिफिक बिकॉज इसमें गोल्स के अकॉर्डिंग ही सारे ऑब्जेक्टिव्स फिक्स रहते हैं। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, छोटे छोटे स्टेप्स, ये सारे फिक्स्ड रहते हैं। अभी क्या है, द होल स्कूल एनवायरमेंट, सोसाइटी, नेशंस आर रेस्पॉन्सिबल टू अटेंड द एम। देखो, पहले से ही गोल बन गया। एक स्कूल का गोल क्या है, हमें इस साल सारे बच्चों को पास करवाना है, हमारे स्कूल को आगे लेके जाना है। एम क्या बन गया, उसके लिए स्मॉल स्टेप्स लेंगे कि बच्चों को सॉरी, बच्चों को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करवाएंगे, सो दैट सारे टीचिंग मटेरियल का यूज करते हुए उनको समझ आए और प्लस उनका रिजल्ट्स अच्छे हो। तो ये हो गया एम, सॉरी गोल्स। तो वो गोल्स के थ्रू हम एम कंप्लीट करें। एम्स डू नॉट प्रोवाइड क्लियर एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। एम सिर्फ गोल ही है, वो कोई इंस्ट्रक्शन मतलब एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करेगा, बट वो इंस्ट्रक्शंस जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है नहीं देगा, ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस देगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा, बीट बाय बीट एक एक इंस्ट्रक्शन देता है। 9 पॉइंट, एम्स डू नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजी को कैसे करना है, कैसे कंप्लीट हम लोग टीचिंग मेथड्स को यूज करेंगे, वो नहीं बताता, बट ऑब्जेक्टिव्स पूरा बताता है कि कौन से फिक्स इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम पढ़ाए तो हमारा एम्स मिल पाएगा ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। हो गया। अभी देखो एम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, अगर एसएसटी का पढ़े हो उसी को ही कर लेना, बेटर रहेगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है, देखो जो भी आपका मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स कर रहे हो, तो ये सबके लिए सेम होता है एंड दीज आर अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन मार्केट और मॉल्स और एनी टाइप ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, जो लोकल मार्केट्स होते हैं उसमें। तो सारे लोग वहाँ खरीदने चाहते हैं, या फिर कुछ लोग एंगेज भी होते हैं बनाने के लिए। सो हम लोग सारे कॉमन पीपल्स हैं, इसी से हमें पता चलता है वी आर कॉमन। हमारा जो डिमांड रहता है वो भी कॉमन है, उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी किया जाता है। प्रोवाइडिंग मेंटल डिसिप्लिन। देखो, लोगों के अंदर डिसिप्लिन कब आता है, चीज़ों को लेके जब हम फिक्स हो जाते हैं तभी डिसिप्लिन हमें पता चलता है। तो ये चीज़ है कि आप जब गुड्स एंड सर्विसेज के साथ काम कर रहे हो, तो उस रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं सारे लोगों के पास पहुंचे, उसका मतलब समझ आए, वो मटेरियल्स हमें क्यों नीड है, उसका कंक्लूजन, उसका जो डिपेंडेंसी है, मतलब हम उस पर जो डिपेंडेंट है वो चीज़ का पता चले, तब जाके हमारे माइंड में एक क्लियर कट व्यू आता है एंड हम बैलेंस में आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसिप्लिन। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। सो ये हमें क्या देता है, द इक्वल कैरेक्टर्स को फॉलो करने के लिए हेल्प करता है। दैट इज द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विसेज। तो ये एक्चुअल क्या होता है ना, जब भी आप बातचीत करोगे कोई भी ओनर के साथ, कोई भी प्रोड्यूसर के साथ, तो आप कैसे पेश आते हो, मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए हम डिमांड करते हैं, तो कंज्यूमर के साथ अभी ओनर कैसे पेश आता है बताओ, पोलाइट, स्वीट टेम्पर्ड, ठीक है ना। तो लोगों के साथ
आप अच्छे से बिहेव करोगे, सो दैट वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी चीज़ों की तरफ एंड वो बाय करेगा। यही होता है कॉमर्स का, कि कॉमर्स के थ्रू लोगों के अंदर जो टॉलरेंस एबिलिटी है उसका इंक्रीज होता है, कि मैं आपको सह पा रही हूँ, आपके पॉइंट्स को सह पा रही हूँ, मैं गुस्से में नहीं देख रही हूँ, मैं सह पा रही हूँ, एंड इससे कोऑपरेशन एंड सर्विस का बहुत प्रॉफिट होता है। प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रेडर्स। एफिशिएंट ट्रेडर्स क्या बनेगा? जब कोई चीज़ आप बाय कर रहे हो, तो उसको बाय करने के लिए जो तरीका है, ठीक है, उसको सेल करने का जो तरीका है, इससे ही आप एफिशिएंट ट्रेडर बनते हो। आज का जो बच्चा है, कल क्या बनेगा? सिटीजन बनेगा हमारे नेशन का। तो उसको हमें ट्रेडिंग, प्रोड्यूसिंग, कैपिटलिस्ट सब कुछ सिखाना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए उसको तैयार रखना पड़ेगा। तो यही मैटर है कि प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रेडर्स बोला गया। प्रमोशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैंने बोला था ना, दो नेशंस के विद इन हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये होता है इक्वालिटी। अगर मेरे नेशन को इंटरनेशनल ग्राउंड पे वैल्यू ना मिला, जस्टिस ना मिला, तो दैट मीन्स हम प्रमोट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रमोट करने के लिए नेशन को आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हर एक शॉपकीपर का ड्यूटी है कि जो उनको मटेरियल दिया गया है अच्छे से वो उसको सेल करे, ताकि हमारा जो फैक्ट्री है वो आगे बढ़े, हमारा जो ट्रेडिंग है वो आगे बढ़े, एंड नेशन को हम इंटरनेशनल ग्राउंड पे ले जा सके, होल वर्ल्ड को शो कर सके। ओके, तो देखो, इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रिंसिपल। अच्छा, हमें क्या करना है पता है? कॉमर्स का रूल है, साइंस का जैसा रूल होता है साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करवाना, वैसे कॉमर्स का रूल होता है कि सारे बच्चों के अंदर जब भी कॉमर्स एजुकेशन होता है उसके थ्रू हम बच्चों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन सोसाइटीज, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस, फैक्ट्रीज कैसे काम करते हैं, कैसे मिलजुल के काम करते हैं एंड कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है उसी क्वालिटीज में हम बच्चों का डेवलपमेंट करवा सकें एंड बच्चे भी नेक्स्टली अच्छे ट्रेडर बन सके। acquainting the students with the economic condition and the problems of the country। अभी देखो, बच्चे क्यों बिजनेस करेंगे, या फिर बच्चे जब फ्यूचर में बड़े हो जाएंगे क्यों बिजनेस करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे? क्योंकि उनको कंट्री का जो प्रॉब्लम्स है उसका पता चले, इकोनॉमिक कंडीशन का पता चले, ताकि आज का जो बच्चा है कल का सिटीजन बनेगा, तो सिटीजन होने के नाते उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ओवरटुक करे, एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हो सके उसलिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं करवाएंगे बच्चों को, तो बच्चों को पता नहीं रहेगा कि वो कौन सा चीज में खर्चा कर रहे हैं एंड क्यों वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दोनों चीजों पे ध्यान देंगे। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू बिकम स्पेंट थ्रिफ्ट एंड ऑनेस्ट। देखो, आप जब खर्चीले बनते हो, बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, बहुत पर्सन होते हैं पेरेंट्स के पैसे को लेके उड़ा देते हैं। सो आप जब खर्चा करो उस पर कभी भी ध्यान देते हो? जब अपना पैसा होता है हम कम खर्चा करते हैं, लोगों का पैसा होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, लोगों को मतलब अपने फ्रेंड का हो या भाई बहन का हो या पापा मम्मी का हो, किसी का भी हो। तो जब भी आप खर्चा करो आपके लिमिटेशन में करो, आपके लिमिट के साथ करो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले एंड पैसे का वेस्टेज ना हो। एंड पीपल्स इससे लर्न करेंगे ऑनेस्ट रहना। लोग कैसे ट्रेड करते हैं, ओनली ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनेस्ट ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। अगर आप कभी भी झूठ ना बोलते हो तो आपका बिजनेस में लॉस बहुत कम होता है, मतलब झूठ ना बोलना या कोई फर्जी काम ना करना, डुप्लीकेट काम नहीं करना, डुप्लीकेट गुड्स ना बनाना, ये सब पॉजिटिविटी में आएगा। प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। जो आग मतलब पहले से ही प्रॉब्लम्स चल रहा है हमारे इंडिया में, बिजनेस ओरिएंटेड फील्ड में, नेशन में, इंटरनेशनल फील्ड में, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉल्व हम लोग कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम अकाउंटेंट्स, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर्स। ये होता है जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं कॉमर्स का, कॉमर्स, इकोनॉमिक, इन कॉमर्स जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये सारा हमें हेल्प करता है। अकाउंटेंसी, बिजनेस ओरिएंटेड जो भी करना, बिजनेस मैथड सिखाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे करने में, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं उसको अच्छे से जैसे पढ़ सके या फिर आगे बढ़ सके उसके लिए हेल्प करता है। एनेबलिंग द पीपल्स टू यूज देयर लीजर टाइम प्रॉपरली। देखो, कॉमर्स क्या बोलता है कि एजुकेशन लो, सिर्फ पढ़ाई करो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अपना जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो एंड नॉलेज लो। एंड नॉलेज के साथ कहीं पे भी आप, शेयर मार्केट हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो, ताकि आपको अपना लीजर टाइम का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन का वैल्यू मिले। और जो एक्स्ट्रा रह गया, नॉलेज देता है जनरल लॉज ऑफ कॉमर्स के रिलेटेड, यूटिलाइजेशन कैसे करना है ट्रेडिंग को वो समझाता है, रिलेटेड टू बिजनेस जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सोल्यूशन देता है। हम लोग यहाँ पे जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं या फिर सेलर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं उनके अंदर कोऑपरेशन बढ़ता है। साइंटिफिक एटीट्यूड इसमें भी डेवलप होता है, इकोनॉमिक्स सिटीजन्स बनाते हैं आज के बच्चों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बढ़ जाता है कि अगर हम सिटीजन बना रहे हैं तो उससे थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। बच्चों को हम मिजरेबल हेल्पफुल
मोटिवेशन देते हैं कि वो इंडस्ट्रीज में जाके वर्क कर सके, बिजनेस को प्रोग्रेस करवा सके। नेचुरल रिसोर्सेज देते हो नेशन के लिए। एंड जनरल लॉज ऑफ कॉमर्स बहुत ही हेल्प करता है कि बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, इतना समझ आया क्या? ऑब्जेक्टिव से कल स्टार्ट करेंगे, इतना समझ आओ। स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? ओके, थैंक यू। सो इसके बाद मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया फिर से मैं बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था। कल तक हमने एम्स को कंप्लीट किया था एंड कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ ड्यू टू नेटवर्क इशू, ये अपलोड हो ही नहीं पाया, रुक गया। सो आज सारा कुछ अपलोड होगा या कल तक अपलोड हो जाएगा। बाकी चीज़ ये है कि आपका सिलेबस जो बुक में सिलेबस गिवन है एंड आपका जो नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी से सिलेबस गिवन है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। एंड यूनिवर्सिटी सिलेबस जो है उसमें कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड है जो कि अभी के बुक में प्रेजेंट नहीं है। एंड जो प्रेजेंट है बुक में वो सिलेबस में गिवन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा माइंड में रखना एंड उसके अकॉर्डिंग मैं बोल दूं कि सिलेबस जो दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको गिवन है उसी को प्रिपेयर करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, जो आपको पहले से गिवन है एंड प्रीवियस 5 इयर्स के अकॉर्डिंग मैंने वही क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं कि जो क्वेश्चंस पहले से गिवन थे, मतलब सिलेबस में ऑलरेडी गिवन थे, उसी को ही करना है। बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाना, बुक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे तो बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, हमें जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है। ठीक है, सो अभी देखो एम्स हमने कंप्लीट किया था, तो ऑब्जेक्टिव्स में आगे डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। So teaching objectives are to be determined for the effectiveness of teaching activities or teaching process. So first of all आपके जो goals होते हैं उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे objectives चाहिए। तो आपका teaching commerce के लिए आपका goal क्या है? commerce teaching। तो उसके लिए जितने भी objectives हैं तो वो आपको determine करने पड़ते हैं। For attainment of objective जनरल एजुकेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको अटेंड करने पड़ते हैं, जो भी नेसेसरी स्टेप्स होता है, जैसे कि आपको प्रिपरेशन करना है, टीएलएम का अरेंजमेंट करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, या फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना है, प्रेजेंटेशन, रिकैपिचुलेशन, होम टास्क, सारा स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, आफ्टर दैट आपका गोल कंप्लीट होगा। तो हम बोल सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहले पहचानो, रियलाइज करो which objectives are or which objective should be in primary format। तो प्राइमरी फॉर्मेट में कौन से ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट है। आफ्टर दैट उसका क्लियर नॉलेज, साउंड, फैक्ट्स सब जानने के बाद आगे बढ़ो, दैट इज टू कंप्लीट द एम्स। तो एम्स को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स मान लो एक सीढ़ी अगर बनाते हो, एक सीढ़ी के थ्रू आप एक घर जाओगे, ठीक है, ये आपका घर है एंड आपको यहाँ पे सीढ़ी में चढ़ना है, ठीक है, ऐसे सीढ़ी कुछ है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीढ़ी मैंने दिया, स्टेप्स दिया, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे छोटे छोटे हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड ये आपका जो गोल है घर तक पहुंचना है, ये आपका एम्स है। तो आपको टीचिंग कॉमर्स के लिए जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, सब कुछ जो प्रिपेयर किया जाता है, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। उसी स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपका एम्स कंप्लीट होता है। नाउ आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी था उसी के बेसिस में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किया गया है, क्योंकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का अदर नेम है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को जज करना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंशन जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो इतना ज़्यादा पॉइंट्स को आप मत लिखना बिकॉज ऑलरेडी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से हमने बहुत सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव्स को भी डिटेलली हम उसी के साथ ऐड कर रहे हैं, 1.2 के आंसर में ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ कुछ कुछ अटेंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 पॉइंट्स को लिखते जाओगे, 5 पॉइंट्स को लिखते जाना है। तो फर्स्ट वन, द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स इन टर्म ऑफ डेफिनेशन। पहले तो आप बच्चों को जब भी कॉमर्स पढ़ाना चाहते हो तो उसका पहला स्टेप होता है कॉमर्स क्या है बताना, उसका नेचर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सोसाइटी के लिए कॉमर्स का, उसको बताना। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्स इन वेरियस फील्ड में कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है बताना। बेटर यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस के जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो रहता है, सेलिंग एंड
परचेसिंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे से कर सके, समझ सके, उसको यूज कर सके, उसे समझाना। देन नेक्स्टली द वेरियस एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट सच एज फैक्ट्स, फिगर्स, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, मतलब चीजों के अंदर रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। एंड एनवायरमेंट के साथ, इकोनॉमिक एनवायरमेंट के साथ बेटर वे से एडजस्ट करना। बस इतना ही पॉइंट्स को आप करेंगे यहाँ से। डोमेन का ही पार्ट है, तो पहले हमारा आता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे 5 पॉइंट लिखे। अभी देखो स्किल्स के बेसिस पे कौन सा स्किल्स, कौन से एबिलिटीज ये देता है, ठीक है, कौन सा स्किल और कौन सा एबिलिटी ये देता है, तो उसके बेसिस में अभी चेक करेंगे कौन से पॉइंट्स को, दैट इज ये 5 पॉइंट को देखना। सो टू थिंक करेक्टली एंड टू ड्रॉ इन्फरेंस एंड जनरलाइज, मतलब जनरल आइडियाज गेन करना, कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना एंड करेक्टली थिंक करना। जब भी कोई चीज और बिजनेस ओरिएंटेड प्रपोजल्स आते हैं तो यही 3 चीज हम करते हैं। जैसे करेक्टली हम थिंक करेंगे, समझेंगे, एंड आफ्टर दैट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बोल रही हूँ, सॉरी, इन्फरेंस, कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इन्फरेंस करेंगे, दैट इज अ कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना, एंड जनरलाइज, जनरल आइडियाज गेनिंग करना। ये हमें कॉमर्स और क्या देता है, नॉलेज, हाउ टू अप्लाई। स्किल मतलब क्या है, स्किल को आप अप्लाई करते हो अर्निंग के लिए। सो टू डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई कॉमर्स नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। कोई भी बिजनेस आपको छोड़ दिया गया कि ये बिजनेस को करके दिखाओ, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तो कॉमर्स आपको वही प्रोवाइड करता है। टू डेवलप एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। देखो आपको ये एबिलिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, एबिलिटी दे रहा है। कौन सा एबिलिटी, ना डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमर्स के स्किल्स सीख जाओ, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना सीखो। टू डेवलप द स्किल ऑफ सर्वे। कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस आप बार बार नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए, सो दैट मतलब लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्शंस के थ्रू। इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, तो स्किल ऑफ सर्वे। एंड टू डेवलप द टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट होना चाहिए। टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रिपेयर नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, मतलब आपके पास ये एबिलिटी भी होना चाहिए किसी चीज को नोट डाउन करने के लिए या ड्राफ्ट बनाने के लिए भी, ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स को ड्राफ्ट बनाने के लिए। जस्ट 5 पॉइंट लिखना है, 5 से 6 पॉइंट, ज्यादा नहीं जाना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एप्लीकेशन। देखो अभी स्किल सीख लिया तो अप्लाई तो करेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई में क्या करना है, फिर से 5 पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एप्लीकेशन, टू एनालाइज गिवन डाटा। अप्लाई करने से पहले जो भी डाटा आपको गिवन है उसको एनालाइज करना, न्यू चीज जो आपके साथ होने वाली है, न्यू थिंग्स जो हैपन होने वाली है उसको प्रेडिक्ट करना, टू प्रेडिक्ट न्यू हैपनिंग्स। then to find out the relationship between the various facts, concepts, phenomena and learned by the people। जितने भी चीजें हैं बच्चे अपने आप से सीख रहे हैं, खुद से देख के चीजों को एनालाइज करके सीख रहे हैं, वो सीखेंगे। टू इन्फॉर करेक्टली द ऑब्जर्व फैक्ट्स, डिफरेंट जो फैक्ट्स है उसका जो कंक्लूजन है या फिर उसका जो वैल्यू है वो समझ पाएंगे। टू डेवलप ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि प्रोडक्ट सारे ओरिजिनल होने से ही बेस्ट वे में वर्क करते हैं, इसलिए ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे। एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिंग इंडिपेंडेंटली, अकेले जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करना पड़ता है, उसको सॉल्व आउट करना, इतना पॉइंट करना है। देन देखो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब सीबीएसई, Central Board of Secondary Education CBSE has listed the following objectives of teaching commerce at the senior secondary stage। Senior secondary stages में आपके जो +2 होते हैं क्लासेस, उसमें क्या है, आपके कॉमर्स पढ़ाया जाता है, उसके लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो फर्स्ट थिंग होता है कि बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज देना प्लस उसको प्रैक्टिस करवाना प्रैक्टिकली। सो एक्वांट पीपल्स विद द थियोरेटिकल फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड हैंडलिंग रूटीन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस फर्म। तो जितने भी बिजनेस के रिलेटेड कैसे चीज़ों को संभलना है, मतलब संभालोगे या फिर हैंडलिंग करोगे या फिर मैनेजिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, उसके लिए सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करवाना बच्चों को, प्रैक्टिकली भी थियोरेटिकली भी। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसको बताना, समझाना। नेक्स्टली टू जेनरेट एंड प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट इन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जितने भी चीज़ें होते हैं कॉमर्स के ओरिएंटेड, जैसे कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अकाउंटिंग का काम संभालना है, तो उसको समझाना। एंड to account the peoples with the practice and procedure of determination of cost from the point of its element।
जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, जस्ट लाइक जितने भी छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं, जैसे आप रॉ मटेरियल लेके आए, या फिर गुड एंड सर्विसेज के लिए जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर उसके लिए लोगों को समझा रहे हो और कैसे मैन पावर को इकट्ठा कर रहे हो, तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से बच्चों को बताओगे विद प्रोसीजर, ताकि वो समझ के करें। इतना समझ आया? नोन एज ई लर्निंग। ठीक है, हमारा टॉपिक है यू ट्यूटरिंग। ई ट्यूटरिंग, ई लर्निंग बोल सकते हो, वर्चुअल क्लासरूम लर्निंग भी बोल सकते हो, या फिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर ऑल विद ट्यूटरिंग भी बोल सकते हो। मतलब इसके बहुत सारे टर्म्स हैं। ई लर्निंग, ई मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन बेसिस पे आएगा, टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग में भी आ सकता है, बट लॉन्ग के लिए ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, 4 से 5 पेज ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपके बुक में जो गिवन है ना, जैसे मैंने सोशल नेटवर्किंग का एक नोट्स देखा, मतलब वहाँ पे गिवन है, वो सिर्फ 1.5 पेज का ही है। तो 1.5 पेज में सिर्फ आपको पैराग्राफ पैराग्राफ लिख के दिया, मतलब वो एज ए स्टोरी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं लिखना है, थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा, इसीलिए अरेंज करके दी हूँ। डेफिनेशन से स्टार्ट करो। ई ट्यूटरिंग कैन बी डिफाइंड एज टीचिंग, जो जो चीज़ आप क्लासरूम में करते हो नॉर्मली, टीचिंग, सपोर्ट, मैनेजमेंट, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑन प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी दैट इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट यूज ऑफ ऑनलाइन। मतलब आप जो भी क्लासेस में करते थे, फेस टू फेस वर्क करते हो, जैसे कि आप टीचिंग देते हो, सपोर्ट करते हो, या फिर मैनेजमेंट करते हो, या असेसमेंट करते हो, वो सारा चीज़ करेंगे हम, बट ऑनलाइन, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के थ्रू। ये किसने बोला? टेकलर्न 2000 में मेंशन हुआ, एज पर टेकलर्न 2000 मेंशन हुआ। तो अभी देखो, व्हाट इज एन ई ट्यूटर। हमने तो पढ़ लिया ई ट्यूटरिंग क्या है, बट अभी जानना है कि व्हाट इज एन ई ट्यूटर। ई ट्यूटर होते कौन है? ठीक है, एन ई ट्यूटर इज द इंटरफेस बिटवीन द लर्नर एंड द नॉलेज। अभी बोलो मैं क्या हो गई तब? हम लोग भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या है अभी? एज ए टीचर मैं कौन हूँ? ई ट्यूटर। मैं कौन हूँ? ई ट्यूटर। सो आप लर्नर्स हैं, नॉलेज ले रहे हो अभी, तो उसके अंदर जो एक इंटरफेस आया, दोनों, सपोज ये एक मैं बड़ा सा सर्कल बना रही हूँ, तो एक साइड मैंने बना दिया लर्नर, दूसरे साइड मैंने बना दिया नॉलेज, तो ये जो कनेक्शन कर रहा है, कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है? ई ट्यूटर के थ्रू हो रहा है, ई ट्यूटर के थ्रू हो रहा है। सो दे गिव, क्या देंगे? दे गिव द फीलिंग ऑफ closeness that reduces social isolation that usually engulfs the online learners। अच्छा बताओ, आप सारे यहाँ पे कनेक्टेड हो कि नहीं एक दूसरे से? ऑनलाइन है, फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है। सो आप लोगों को साइनेस लगता है क्या? जैसे कि क्लासरूम में कुछ का आंसर्स देने में टेंशन आता है, यहाँ पे लगता है इतना? ये सुनो, नो, नो। सो दैट मीन्स ये आपको क्लोज कर रहा है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इफ अभी कोई भी इशू आता है ना, आप एक दूसरे को ना जानते हुए भी आप लोग कांटेक्ट करोगे। ठीक है, सो ई ट्यूटर एक मीडिया है, या फिर एक इंटरफेस है, जिसके थ्रू लर्नर्स नॉलेज के साथ कनेक्ट हो रहा है। एंड इसके थ्रू सोसाइटी में जो वो क्या कर रहा था, सोशल आइसोलेशन को फॉलो कर रहा था। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, साई होते हैं, तो वो अलग अलग रहते थे। तो यहाँ पे अलग कोई भी नहीं रहता है, सबको सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, एंड ऑनलाइन लर्नर्स आप लोग बच जाते हो। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हु इज एन ई ट्यूटर? कौन हो सकते हैं ई ट्यूटर? एन ई ट्यूटर इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब आप बोल सकते हो ये सेंट्रल पॉइंट में आता है। ठीक है, जिसके पास सब कुछ का चाबी है, की पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसे आप कुछ भी बोलो वो समझ लेगा। दैट मीन्स वो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है, मेंटर भी है, फैसिलिटेटर है, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, मोटिवेटर भी है, काउंसलर भी है, कोच, एडमिनिस्ट्रेटर, एसेसर, टेक्निकल सपोर्ट पर्सन, कोई भी हो सकता है। ये ई ट्यूटर हर एक ताला का चाबी है बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे जो ऑनलाइन सिस्टम में जो स्टडी होता है, उसके लिए ये की जैसा रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। अभी देखो, कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, मतलब क्या चाहिए एक, अगर ई ट्यूटर बनना है तो आप क्या करोगे? ये गुड ऑल राउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्स, जो भी कोर्स आप पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट कोर्स के, उसके पास क्या होने चाहिए? गुड नॉलेज होना चाहिए, ऑल राउंड नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट के बेसिस पे टोटल नॉलेज होना चाहिए। द बैकग्राउंड पेडागोजी दैट अंडरपिन्स द कोर्स। बैकग्राउंड पेडागोजी, अच्छा बैकग्राउंड चीजें ना हमेशा क्या होता है ना, सामने नहीं दिखते, वो हिडन रहते, पीछे ही रहती है। तो पेडागोजी किसके विदिन छुपा हुआ है? कोर्स के विदिन, उसी के नीचे पिंड है। अभी अंडर पिंड बोला गया, तो उसी के नीचे पिंड है। अभी जब भी आप पूरा कोर्स को अच्छे से पढ़ाते हो अपने लर्नर्स को थ्रू ऑनलाइन, तो ये अंडर पिंड जो पेडागोजी है, ये बहुत यूजफुल होता है।
ये गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिमिट्स, मतलब आपका ज़रूरत क्या है, नीड्स क्या है, एंड आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितना यूज़ करोगे, वो सबका नॉलेज इनके पास पहले से होना चाहिए। अभी और भी पॉइंट है, ये क्लोज वर्किंग एंड शेयरिंग रिलेशनशिप विद द लर्नर्स। अभी देखो, मैं जितना भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, मे बी मैं आप लोगों को नहीं जानती, मतलब आप लोगों का नाम उतना नहीं जानती, बट आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। वो भी अगर ऑफलाइन में भी हम लोग मीट नहीं करते, फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज मेरा वर्क क्लोजली आपके साथ एसोसिएटेड है। हम लोग रिलेशनशिप एक शेयर कर रहे हैं, मतलब मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप शेयर कर रही हूँ, टीचर लर्नर का, मतलब टीचर एंड लर्नर का। प्रोवाइडिंग लर्नर विद सपोर्ट एनकरेजमेंट, अभी बच्चे को हम क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे ना, लर्नर्स को हम प्रोवाइड करें सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, मोटिवेशन देंगे। मेंटरिंग मस्ट होना चाहिए, काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग। अगर सपोज कोई पोर्शन में बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उसको काउंसलिंग का नीड है, तो हम काउंसलिंग देंगे या मेंटरिंग देंगे, या फिर एडवाइजिंग करेंगे कि ये एडवाइस लो, पीस ऑफ एडवाइस के साथ वर्क करो, अच्छा रहेगा। अभी देखो डायरेक्टली आ गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, जो ट्रेडिशनल ट्यूटरिंग मेथड था ना, पहले का ट्यूटरिंग मेथड, उसमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज था, और अभी के मेथड में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मेरिट एंड डिमेरिट। स्ट्रेंथ में चले जाओ, पहले ट्रेडिशनल का बात चल रहा है, पहला पॉइंट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड ट्यूटर्स, जो क्लासरूम में होता था, तो ये स्ट्रेंथ है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है पीपल्स एंड ट्यूटर्स के अंदर। देन वीकनेस में क्या आया, यूजुअली नॉट एंटायर टाइम ऑफ ट्रेनिंग इज स्पेंट ऑन इफेक्टिव लर्निंग। अच्छा बताओ, जब क्लासरूम में पढ़ते हो, क्या ऑल टाइम टीचर्स आके आपके साथ एंगेज रहते हैं? जब स्कूल में थे, एंगेज रहते थे? नो, नहीं रहते थे। तो यूजुअली नॉट एंटायर टाइम ऑफ ट्रेनिंग इज स्पेंट ऑन इफेक्टिव लर्निंग, मतलब आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं 1 घंटा दे सकती हूँ, 2 घंटा दे सकती हूँ, ये 2 घंटे में मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ाऊंगी, आपको गाइड करूंगी। बट आफ्टर दैट अगर मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रही हूँ, तो एक टाइम के बाद हम लोग बोर हो जाएंगे एंड पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो एंटायरली एंगेज नहीं होते इफेक्टिव लर्निंग में। स्ट्रेंथ में क्या है, फेवरेबल इन केस ऑफ लर्निंग सॉफ्ट स्किल, जितने भी आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको सीखने में, मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन स्किल्स हैं उसको सीखने में ये हेल्प नहीं करता है। सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे इन द सेंस होता है जो मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन में आप सीख सकते हो, वैसे स्किल्स। अभी वीकनेसेस में क्या आया, डिलेज इन ट्रेनिंग शेड्यूल, प्रॉब्लम्स विद गेटिंग राइट ग्रुप टुगेदर। देखो, अभी क्या होता है, जब भी क्लासरूम में पढ़ते हैं हम लोग ग्रुप बना के पढ़ते हैं, तो एक ग्रुप में जैसे पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या आता है, प्रॉब्लम्स आता है। एक ग्रुप में बच्चा में भी क्या होता है, कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, तो सबको एट ए टाइम सही ग्रुप में जाने को मौका नहीं मिलता है। सही ग्रुप होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, आप यहाँ पे दूसरे ग्रुप्स में भी जा सकते हो, एंड ट्रेनिंग में डिले भी हो सकता है। और क्या है, स्ट्रेंथ में देखो, opportunity for asking questions, clarifying doubts and discussing subjects on the spot। देखो, अभी आपने स्कूल्स में पढ़ा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ रहे हो, तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ भी डाउट होता है, क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना है, कुछ भी डिस्कस करना है, आप कर सकते हो। वीकनेसेस क्या है, impossibility of adjusting message to level of all participants, वन साइज डजंट फिट ऑल। मतलब यहाँ पे बोल रहा है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासरूम में दे रहे हो, मे बी कुछ बच्चे होंगे ऑलरेडी उस इंफॉर्मेशन को पहले से ही ले चुके हैं, एंड उनको कोई हेल्प नहीं हो रहा है इस इंफॉर्मेशन से, ये भी पॉसिबिलिटीज है। कॉन्टैक्ट विद द रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, जो भी आपके क्लास में होंगे, तो उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, जितने भी अथॉरिटीज एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। एंड आपके जो वीकनेसेस में है क्या है, डिफिकल्टीज इन मॉनिटरिंग पार्टिसिपेंट्स प्रोग्रेस, इवेलुएटिंग एक्वर्ड नॉलेज। अभी बच्चों को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एट ए टाइम। प्रोग्रेस में आप प्रोग्रेस जान नहीं पाते हो, अगर बहुत मैक्सिमम चाइल्ड होंगे या बच्चे होंगे। इवेलुएटिंग एक्वर्ड नॉलेज, जो भी आपने नॉलेज दिया है उसको इवेलुएट करवा सकते हो। और क्या है वीकनेसेस में, टीचिंग प्रोसेस में वेरी डिपेंडिंग ऑन ट्यूटर, पार्टिसिपेंट एंड टाइम ऑफ डे एंड एटमोसफियर। मतलब आप जो टीचिंग देते हो ये वेरी कर सकता है, मतलब टीचर टू टीचर तो वेरी करता है, सारे टीचर्स यूनिक होते हैं, अपने वे से पढ़ाते हैं, बट जो भी ट्यूटर पढ़ा रहा है ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, टाइम कैसा है, एटमोसफियर कैसा है, उसके ऊपर भी डिफरेंट टीचिंग प्रोसेसेस का यूज होता है। अभी देखो, ई ट्यूटरिंग, ट्रेडिशनल ट्यूटरिंग गया, ई ट्यूटरिंग का मतलब आपके जो एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो मेंशन करेंगे। स्ट्रेंथ,
वेल डॉक्यूमेंटेड एफिशिएंसी ऑफ दिस लर्निंग मेथड, मतलब क्या है, इसके लिए आपको पहले से ही बहुत कुछ सीखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, लिखा हुआ रहता है, उसको हमें एफिशिएंटली से पढ़ाना पड़ता है। वीकनेस में क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली कॉस्टम्स कंटेन इन द हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज। अभी देखो, जिनको भी ऑनलाइन में पढ़ाना पड़ता है उससे पहले उसको कुछ ट्रेनिंग और प्रोडक्शन, और पर्टिकुलरली जो भी आपके कंटेंट होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, कस्टम्स के नीड के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब आपको कस्टमर्स ने जो बोला हो उसी कस्टम्स एंड कल्चर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमर कस्टम्स एंड कल्चर्स के अकॉर्डिंग आपके स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में नोट्स बनाते हो या फिर पढ़ाते हो उसी पॉइंट को। स्ट्रेंथ में क्या है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन फंड स्पेंड ऑन ट्रेनिंग अरेंजमेंट। देखो, हम क्या कहते हैं, जो इतना ट्रेनिंग लेके फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू स्कूल में पढ़ाना पड़ता है वो सब कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, इतना फंड्स का खर्चा भी नहीं चाहिए। और क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज में, टाइम सेविंग प्रोसेस है, टाइम सेव्ड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेटरी एक्टिविटीज, इसमें कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। नीड ऑफ एप्रोप्रिएट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका वीकनेसेस में है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। लिमिटेड एफिशिएंसी ऑफ इन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। देखो, आप एफिशिएंट कब बनते हो, जब आप स्कूल में फेस टू फेस देख के कुछ सीखते हो, तो उस टाइम पे आपको सॉफ्ट स्किल बहुत इजीली सीखने को मिलता है। बट जब भी हम लोग ऑनलाइन के बेसिस पे और ई ट्यूटरिंग के बेसिस पे कुछ सीखना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड लैक ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिसिपेंट्स के साथ आप डायरेक्टली जुड़ नहीं पाते, कोई मीडिया के थ्रू जुड़ना पड़ता है। ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड एनी टाइम एनीवेयर। देखो, आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो और ट्यूटरिंग कर रहे हो तो कोई भी जगह में रह जाओ तो आप कर सकते हो। और क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ई ट्यूटरिंग, इंडिविजुअल कोर्स ऑफ टीचिंग एडजस्टेड टू स्टूडेंट्स नीड एंड स्किल। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल कोर्स हैं इसमें टीचिंग एडजस्टेड हो जाता है एंड स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग सारे स्किल्स हम लोग सिखाते हैं। अभी देखो, लर्निंग मॉडल, ठीक है, मतलब आपका जो ऑनलाइन टीचिंग होता है वो 3 वे से हो सकता है, इसको हमने लर्निंग मॉडल बोला। पहले तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टूडेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट ट्यूटर, स्टूडेंट कंटेंट, ये 3 पार्ट में हो सकता है। स्टूडेंट स्टूडेंट कौन है, तो नॉर्मली स्टूडेंट स्टूडेंट मतलब इंटरेक्शन बिटवीन दी वन लर्नर विथ अदर लर्नर, मतलब यहाँ पे दोनों ही स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, अलोन में कर सकता है, ग्रुप में कर सकता है एंड रियल टाइम में भी कर सकता है। ठीक है, रियल टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर वो बातचीत कर सकता है। क्योंकि देखो, अभी मैं इधर पढ़ा रही हूँ बट आप लोग क्या चार्ट में बात कर रहे हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, आफ्टर क्लास मैं देखूँ तो पता चलेगा, तो वैसा ही सिस्टम है। नेक्स्टली देखो, स्टूडेंट ट्यूटर, तो ये इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड ट्यूटर होगा, लर्नर एंड ट्यूटर होगा। फिर देखो, स्टूडेंट कंटेंट, तो ये लर्नर एंड कंटेंट के विदिन होगा, सब्जेक्ट जो भी स्टडी करवा रहे हो उसके विदिन होगा। बस इतना ही है, समझ आया क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्सप्लेन इट्स फीचर। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू का क्या है, डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म बता दो, चलो चलो बताओ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये कंप्यूटर ओरिएंटेड है। ठीक है, ये टॉपिक जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड है, बिकॉज हम लोग ई ट्यूटरिंग पढ़ चुके हैं, तो डब्ल्यू 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 का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The full form of WWW is World Wide Web. The World Wide Web is a system of internet servers that support specially the formatted document. जो आपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट किया हुआ है उसको स्पेशली सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनेट सर्वर बनता है। ठीक है, वो इंटरनेट सर्वर्स का सिस्टम को हमने वर्ल्ड वाइड वेब बोला। मतलब क्या है, आपने कुछ मटेरियल को अपलोड किया, ठीक है, वो अपलोड होने के बाद वो मटेरियल कहीं पे भी वर्ल्ड का कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है। सो दैट इज द पॉइंट कि WWW इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स that support special the formatted documents. The documents are formatted in a markup language called HTML। मतलब यहाँ पे जो भी हमारे लैंग्वेज सिस्टम्स में हम लोग अगर बोले मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्मेट करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को, उसको क्या बोला जाएगा, कौन से लिंक पे हम फॉर्मेट करके देंगे, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML में। HTML में देखो, आपका ना जो भी आप सर्च करते हो तो सर्च इंजन में HTTP लिखते हो आप, तो यहाँ पे HTML है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप पूरा जो भी आपका टॉपिक्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स उसको फॉर्मेट करते हो। दैट सपोर्ट, इसमें क्या क्या होता है, जो भी आपने देखा ऑनलाइन सर्विसेज में, जो भी आप
देखते हो कि पीडीएफ में क्या क्या रहता है, ग्राफिक्स रहता है, ग्राफिक्स, ऑडियोज भी आते हैं, कभी कभी वीडियो फाइल्स भी रहता है। सो इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड जिसके थ्रू इंटरनेट का यूज करते हैं हम लोग, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इन www एवरी इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल डॉक्यूमेंट। www में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हो, डॉक्यूमेंट्स लेते हो, उसको वेब पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज पढ़ा। पहले तो www इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मार्कअप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, दैट इज HTML, जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट इसको एक सिस्टम के थ्रू स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिसको हम वेब पेज बोलते हैं। वेब पेज बोलते हैं। इट कंटेन्स, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें बहुत कुछ रहता है, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड अदर लिंक्स के, वेब पेज के भी लिंक्स होते हैं। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसके नीचे आप रेफरेंस में कोई लिंक दे दिए कि इसको पढ़ना है, फुट नोट पे आपने दे दिया तो इसको पढ़ना है, या इसके थ्रू इस यूट्यूब चैनल को ओपन करना है, तो आपको मिल जाता है। ये वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आप अगर वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसे क्रोम और गूगल को आपने ओपन किया, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेनी, मतलब बहुत सारा वेब पेजेस प्रेजेंट है। द वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेजेस, मतलब एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्टेड होता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल को ओपन करते हो एंड सडनली वहाँ पे एक लिंक अपेयर होता है, अगर क्लिक कर देते हो सडनली आप दूसरे वेब पेज में पहुंच जाते हो, और वेबसाइट में पहुंच जाते हो। तो ये लिंक कैन बी शोन ऑन द स्क्रीन इन मल्टीपल वेज। जब भी आपने एक वेब पेज को ओपन किया तो आपको कुछ कुछ लिंक्स दिखते जाएंगे, वो ब्लिंक होते जाएंगे या फिर ऐसे पासिंग ऑन जैसे होंगे, तो ऐसे ही होते जाएंगे मल्टीपल वेज में। एंड सच एज ए लेवल बटन और हाईलाइटेड टेक्स्ट इन ब्लू कलर, ये कुछ भी मार्क होके आ सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क करके यहाँ पे कुछ लिंक हो, ब्लिंक करता रहे, या फिर यहाँ पे बोल्ड लेटर में हो, हाईलाइटेड हो ब्लू कलर में, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जो भी हुए मल्टीपल वेज में, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हैज बिकम सो लार्ज दैट इट इज डिफिकल्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज भी होता है, कभी कभी इन्फॉर्मेशन इतने वास्ट होता है कि कौन सा लिखूं कौन सा ना लिखूं, एंड कौन सी इन्फॉर्मेशन को सही मानूं पता नहीं चलता। तो द वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या करता है, रिट्राइवल करता है इजीली एंड क्विकली। जो भी आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं, डिलीटेड फॉर्मेट में है, तो आप क्या करते हो, सर्च इंजन में देखो, सर्च इंजन में HTTP करके www डॉट, जो भी आपका नीड हो, जैसे आपको ब्लॉग चाहिए, या www डॉट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो सकता है, कॉमर्स के ओरिएंटेड या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो www वो हेल्प कर देता है। फीचर्स ऑफ www क्या है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हैज बिकम सो लार्ज दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अभी लिखा था यही चीज कि आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता है, तो आप चाहो तो आपके इन्फॉर्मेशन अगर गूगल में होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो आप कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, एंड इजीली बिहेव, मतलब आपके जितने भी यूजर्स में है उसमें आप लगा सकते हो, आपके टीचिंग बिहेव को और बेटर कर सकते हो। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सर्च टूल, मतलब सर्चिंग कर रहे हो, सर्च इंजन यहाँ पे है, लिंक जैसा होता है HTTP कॉलन देन डबल स्लैश देन आपने www को जो मेंशन किया, तो ये एक सर्च टूल है जो कि हेल्प करता है, दैट हेल्प्स यू फाइंड एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है या फिर आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, उसके लिए हेल्प करता है। www बिल्ट होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड ये हमारा बोल सकते हो हाइपर टेक्स्ट है। इसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी बिल्ट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो लिंक डॉक्यूमेंट्स हैं उसका बिहेव, मतलब यूज़ कर सकते हो, उसको डिफरेंट वे से आप बिहेवियरल टर्म्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ ना, आइडेंटिफाइड बाय द अंडरलाइन टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट को ऑलवेज क्या होता है, अंडरलाइन टेक्स्ट से देखा जाता है, या फिर अंडरलाइंड फॉर्मेट में वो टेक्स्ट रहता है। हाइपर टेक्स्ट जो चीज़ों को बनाता है, मतलब जस्ट लाइक होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना है, तो हाइपर टेक्स्ट वहाँ पे हेल्प करता है कि आपको एक लिंक से दूसरे लिंक को कैसे चलाना है, या फिर दूसरे लिंक तक कैसे पहुँचना है, सेम डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी। ईच टाइम यू एक्सेस ए न्यू डॉक्यूमेंट, ऐसा ही आप जब क्या करते हो, न्यू डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हो, तो कनेक्शन मेड विद द वेब सर्वर दैट डॉक्यूमेंट्स इज ऑन। देखो, आप डॉक्यूमेंट को जब यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपने वेबसाइट में गए या फिर वेब पेजेस में गए, कोई एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट एंड आपका जो भी इंटरनेट सर्वर्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, उसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है।
उस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट करने का या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का जो स्टेप होता है उसको ऑन कर सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट को जैसे ओपन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ऐसा डॉक्यूमेंट अगर आपका क्या हो गया है, गुम हो गया है, या फिर डॉक्यूमेंट आपका मतलब यूज नहीं हो पा रहा है इसलिए डिलीट कर दियो, तो उसको आप रिट्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, रिट्राइव कर सकते हो इफ आपका कनेक्शन भी ना हो तो, ब्रोकन हो तो। देयर इज नो पॉइंट इन मेंटेनिंग द लिंक व्हाइल यू आर व्यूइंग इट। जब भी आप कोई भी वेब पेज को ओपन करो तो उसमें तो लिंक आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी विदाउट लिंक के आप एक वेब पेजेस से दूसरे पेजेस को जा सकते हो। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन भी पास नहीं होगा। सो www लेट यू सर्च, क्या क्या सर्च कर सकते हो, ट्रावर्स एंड यूज मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट न्यूमरस साइट। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे साइट्स में छोड़ सकते हो, अपलोड कर सकते हो मल्टीपल फॉर्म्स में। द इंटरफेस, जो ये इंटरफेस है इसको ब्राउजर हम कहते हैं। ब्राउजर के थ्रू हम सब कुछ डाउनलोड करके अगेन अपलोड करते हैं। तो यूजुअली ये इंटरचेंजिंग प्रोसेस है। द www इज इंटेंडेड टू हेल्प पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है, आपने भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो भी यहाँ पे अपलोडेड फॉर्मेट में रहता है, एंड आप चाहो तो उसको रिट्राइव करके भी रख सकते हो। सो दस ए यूजर कैन एक्सेस द www ऑन एप्पल, आप एप्पल में यूज कर सकते हो, यूनिक्स, मैसिंटोस, DOS, विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में। जस्ट लाइक द इंटरनेट, www का भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, which is known as the hypertext transfer protocol. HTTP act as an interface। देखो अभी HTTP कहाँ लगाते हो, जैसे कि मैंने अभी बोला था, आप जहाँ पे क्रोम में गए या गूगल में गए, यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलता है, सर्च इंजन बोलते हैं, एंड उसमें आप HTTP लिख के कॉलन दे के स्टार्ट करते हो। तो HTTP का क्या चीज़ आया अभी कि www इंटेंड कर रहा है क्या, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सर्विसेज के लिए एंड डिफरेंट वर्क्स के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे यूनिक, मैसेंटोस, डॉस, विंडोज, बहुत कुछ है, इसको आप यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक एन इंटरनेट, लाइक द इंटरनेट, द डब्ल्यू हैज ए प्रोटोकॉल, इसका भी एक प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक्ट एज एन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस जैसा बिहेव करता है। इंटरफेस ये वेब क्लाइंट के सॉफ्टवेयर है, मतलब आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज यू आर ए क्लाइंट, तो आपके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। ये मेजर एडवांटेज ऑफ द www इज द ऑल्सो सपोर्ट TCP, मतलब ये आपका प्रोटोकॉल है और IP सर्विसेज such as Gopher, FTP and Archi in addition to HTTP। HTTP के साथ एडिशन आया आर्की का, FTP एंड गोफर, इसको हम लोग फर्दर यूज करेंगे बाद में। सो इतना है। तो पहला चीज ये आया कि आपको लिखना है स्टार्टिंग विद द कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बोलो, कंप्यूटर से पहले कॉमर्स लिखना पड़ेगा। कॉमर्स लिखते हुए आपको मेंशन करना पड़ेगा उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा, एंड उसको बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस करिएगा, एंड कंप्यूटर के विद इन ये टॉपिक को मेंशन करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर आज के डे में अगर चलता है तो उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, बिकॉज रिलेटेड टू HTTP, देन आपके यूनिक्स और एप्पल डॉस, बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए ये आपका जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है उसको यूज़ करता है। एंड मेजर एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज, www इज़ दैट इट ऑल्सो सपोर्ट TCP एंड IP सर्विसेज एंड सच एज द गोफर, FTP, आर्की इन एडिशन टू HTTP। तो ये चीज़ हो गया।